All right, let's begin with the class. Inshallah, today's objective is that we are going to cover the third category of representation of data, and that is box and whisker plots and stem and leaf diagrams. तो याद रखें कि ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो तकरीबन साथ आ रहे होते हैं. नॉर्मली दे कम टुगेदर. स्टेम एंड लीफ डायग्राम मुझे दिया हुआ होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है, उससे कुछ उससे मीडियन इंटर क्वार्टाइल रेंज या लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल वगैरह निकालने होते हैं. उसके बाद फिर मुझे कुछ वैल्यूज हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना पड़ता है. और ये टॉपिक के अंदर जो कमेंटिंग वाली चीज़ है, मैंने आपको टॉपिक 1 में बताई थी कि जब कभी हमें दो सेट्स ऑफ डाटा को कंपेयर करना होता है, दो कमेंट्स करने होते हैं, तो एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पर कमेंट होता है और एक कमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ स्प्रेड. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पर जो कमेंट होता है उसमें हम मीडियन को यूज कर रहे होते हैं अक्सर. और जो मेजर ऑफ स्प्रेड होता है उसको हम इंटरक्वार्टल रेंज को हम मेजर ऑफ स्प्रेड मान रहे होते हैं. मीडियन के साथ हम इंटरक्वार्टल रेंज को एज अ मेजर ऑफ स्प्रेड ले रहे होते हैं. तो वो जो कमेंटिंग वाला पार्ट है वो भी तकरीबन आपको यहीं पर नजर आएगा. नॉर्मली वो जो कमेंट्स वाला पार्ट है वो आपको नजर आ रहा होगा इसी टॉपिक के साथ. और कमेंटिंग किस तरह से करनी है वो मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 में ऑलरेडी सिखा दिया था. फिर भी इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे इंशाल्लाह एंड में आपको समझ आ जाएगा. अच्छा, सबसे पहले हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स को कवर करेंगे कि ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कैसे बनता है, और फिर हम बात करेंगे स्टेम एंड लीफ डायग्राम की इंशाल्लाह. अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए हमें 5 वैल्यूज निकालनी पड़ती है. A box and whisker plot is basically a 5-number summary. A box and whisker plot, also called a box plot, displays the 5-number summary of a set of data. कोई भी डाटा हो जिसमें कितनी भी वैल्यूज हो, तमाम वैल्यूज को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 अहम वैल्यूज बड़े काम की हैं. ये 5 अहम वैल्यूज हैं जो पूरे डाटा को समराइज कर देती हैं, और इन्हीं 5 वैल्यूज की बेसिस पर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बनता है. सवाल ये पैदा होता है, सर वो 5 वैल्यूज हैं कौन सी? तो 5-number summary, 5 essential values which summarizes a data set are as follows. वो 5 essential values जो डाटा को समराइज करती हैं वो हैं as follows. Number 1, the lowest value which is the minimum value. डाटा की सबसे, पूरे डाटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू. Then comes the lower quartile, then comes the median, then comes the upper quartile, and then comes the highest value which is called the maximum value. अच्छा, अब देखें, ये लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, ये 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3. इसके साथ साथ मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो ये 5-number समरी हो गई. अगर ये 5-number समरी आपको दी जाए या फिर आपको डाटा दिया जाए जिससे आप ये 5-number समरी निकाल सकें, तो उसकी बेसिस पर आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बआसानी बना सकते हैं. तो इफ यू आर टोल्ड टू ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, you can use this 5-number summary to draw that diagram, बट उसके लिए ये 5-number summary आपके पास होनी चाहिए. अच्छा, अब सवाल, ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनता कैसे? 5-number summary की बेसिस पे बनता है, बट व्हाट इज द वे ऑफ ड्रॉइंग इट? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, बट मैं उसको थोड़े बाद पढ़ता हूँ. पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स क्या है. ये बात आपको बताई गई है कि जब मीडियन निकालना हो तो फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अच्छा, अब यहाँ क्योंकि आप देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लोएस्ट वैल्यू, फिर लोअर, फिर मीडियन, फिर अपर, फिर हाईएस्ट, नीचे से ऊपर जा रहे हैं. तो एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में वैल्यू निकालने के लिए हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए. तो इसीलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द 5-number समरी. जब तक डाटा को अरेंज नहीं करेंगे, जैसे मीडियन नहीं निकाल सकते थे, वैसे ये 5-number समरी भी नहीं निकल सकती. लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल की सही वैल्यूज जानने के लिए अरेंज करना पड़ेगा. लोएस्ट और हाईएस्ट तो ऐसा है ना कि आप पूरे डाटा को डिसेंडिंग में देखो या असेंडिंग में देखो, आपको पता चल जाएगा लोएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी. बट जो लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल, उसके लिए उसी तरतीब को फॉलो करना है जो लिखी हुई है. मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल आ जाएंगे, वरना क्या होगा पता है, मीडियन तो वही रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर, बट अगर डिसेंडिंग में अरेंज करके मैं लोअर क्वार्टाइल निकालूंगा ना तो अपर क्वार्टाइल आएगा, और अपर क्वार्टाइल निकालूंगा तो लोअर क्वार्टाइल आएगा. बस ये स्वैपिंग हो जाएगी.
और हाईएस्ट वैल्यू सबसे पहले नजर आ रही होगी, लोएस्ट सबसे एंड में नजर आ रही होगी। तो प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। बाकी ओवरऑल तो खैर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी निकाला जा ही सकता है। बहरहाल यहाँ लिखा हुआ है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, इट्स बेटर दैट वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द 5 नंबर सम। ये हम सब करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। अभी स्टेप्स फॉलो करें। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और 5 नंबर समरी निकालनी है। स्केल एंड लेबल एंड एक्सेस दैट फिट्स द 5 नंबर समरी, मतलब एक ग्रिड पे बनता है ये। अच्छा, पुराने सवाल अगर आप देखेंगे तो कहेगा ऑन द ग्राफ पेपर, ड्रॉ ऑन ऑन अ ग्राफ पेपर। तो इसका मतलब पहले ये होता था कि पहले हमें इन्विजिलेटर से ग्राफ पेपर लेना पड़ता था जब कोई डायग्राम का सवाल आता था। बट 2017 ऑनवर्ड्स, क्योंकि ए लेवल के पेपर में वर्किंग स्पेस आना शुरू हो गई, लिहाजा ये ग्राफ पेपर लेने वाला चक्कर खत्म हो गया। अब विद इन द पेपर ही ग्रेड आपको अटैच की जाती है और उसी पेपर पे आप अपने सोल्यूशंस को करते हैं। लिहाजा अब आपको अगर छोटा सा ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट होगी तो छोटी सी ग्रेड बना के देगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा स्पेस देगा। लेकिन आपने ये करना है कि जो भी ग्रेड है उसको वाइजली इस्तेमाल करना है। द ग्रेड दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय द एग्जामिनर, यू हैव टू इंश्योर दैट यू यूटिलाइज दैट वाइजली। आपको ये कोशिश करनी है कि आप उस ग्रेड को वाइजली यूटिलाइज करें। मतलब क्या है कि आपने एक तो लेबल करनी है। अच्छा याद रखें, ग्राफ पेपर पे यूजुअली जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी लेबल करते हैं, वर्टिकल भी। आगे हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उसमें भी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस दोनों को लेबल करेंगे। बट बॉक्स एंड विस्कर बनाने के लिए वर्टिकल एक्सिस को लेबल करने की कोई नीड नहीं है। वी ओनली हैव टू लेबल द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट्स इट। तो वर्टिकल का कोई मसला नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल को लेबल करना है और फिर लेबल करने के साथ साथ एक प्रॉपर स्केल इस्तेमाल करना है जिसके थ्रू आपका ग्राफ, आपका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट गिवन ग्रिड पर फिट आ जाए। मतलब 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, या 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, डिपेंडिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि समझ लें अगर ये 1 सेंटीमीटर में मान लूँ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो ये कंसिस्टेंटली लीनियर स्केल कहते हैं इसको। अच्छा, ऐसा ना हो कि यहाँ 1 सेंटीमीटर में 3 का फासला है और आगे 3 से, सॉरी, यहाँ 1 सेंटीमीटर में 3 यूनिट्स का फासला है और आगे 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट्स का फासला हो जाए। नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इसे कहते हैं लीनियर स्केल। मार्किंग स्कीम में लिखता है कि एक मार्क होता है इसका, अ लीनियर स्केल इज फॉलोड। किसी ने अगर स्केल सही फॉलो नहीं किया तो मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें डायरेक्ट किसी बस मतलब खैर हिस्टोग्राम या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी अगर आप देखें तो अक्सर एक जर्क लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट होता है, हार्ट बीट जैसी लाइन बनती है और डायरेक्ट जंप लगता है बड़ी वैल्यूज पे कि 0 से स्टार्ट होने के बाद आप डायरेक्ट आपने 25 से स्टार्ट कर लिया। तो इसका एक हल ये होता है और एक और हल ये होता है कि आपने फॉल्स ओरिजिन बना लिया, मतलब आपने ग्रिड की शुरुआत ही 25 से की, 25, 26। तो ये फॉल्स ओरिजिन वाली चीज बेहतर है, इसमें एक भी ब्लॉक जाया नहीं होता, क्योंकि हार्ट बीट के साइन बनाने में भी एक दो ब्लॉक्स तो जाया हो ही जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी ब्लॉक जाया ना हो तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली फॉल्स ओरिजिन बना ले। मतलब 20,0 को आप 25,0 कर लें, वर्टिकल एक्सिस की शुरुआत 0 से कर लें, हॉरिजॉन्टल की शुरुआत आप 25 से कर लें। ये एक अच्छा सोल्यूशन होता है। भारत, आपको लीनियर स्केल फॉलो करना है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है और ये इस पे मार्क्स आपके पेनलाइज हो जाते हैं अगर आप इस चीज को फॉलो ना करें तो। अच्छा, एक लीनियर स्केल वाली बात मैंने कर दी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट्स है तो फिर कंसिस्टेंटली वही रहेगा और लेबल जरूर करना है। अच्छा, लेबल करने के साथ साथ याद रखें, लेबल करने में यूनिट का लिखना बहुत जरूरी। मतलब कोई बंदा सिर्फ वेट लिखता है ना, तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर यूनिट नहीं लिखा जाता तो उसके भी मार्क्स काटता है, क्योंकि वो लिखता है द लेबलिंग मस्ट इंक्लूड द यूनिट्स। मतलब अगर वेट है तो वेट ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में है, या लेंथ है तो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मिलीमीटर में है। तो सिर्फ लेंथ नहीं लिखना, ब्रैकेट में उसका यूनिट भी लिखना है, वैली मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। वेट है तो उसका यूनिट लिखना है, ग्राम्स है, किलोग्राम्स है। तो ये बात याद रखनी है आपने इंशाल्लाह, कि आपको ना सिर्फ लेबलिंग के अंदर ये लिखना है कि क्या ले रहे हैं, बल्कि उस चीज का यूनिट भी लिखना है।
तो स्केल एंड लेबल एंड एक्सेस दैट फिट्स द 5 नंबर समरी। ये बात सेकंड पॉइंट हो गया। फिर जब नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और आपने 5 नंबर समरी भी निकाल ली, स्केल भी बना लिया, नाउ ड्रॉ अ बॉक्स फ्रॉम Q1 टू Q3 विद अ वर्टिकल लाइन थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ, 5 नंबर समरी में सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो होती है लोएस्ट वैल्यू। अब मिसाल है, लोएस्ट वैल्यू आई 25, 25 पे आप बना देंगे एक डॉट, एक डॉट। अच्छा, फिर 29 पे लिहाजा सॉरी फॉर एग्जाम्पल आपका लोअर क्वार्टाइल 29 आया, तो 29 पे आप बनाएंगे एक लाइन, डॉट। आप समझे, आपकी लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको डॉट है ना मिनिमम वाला, ये बीच में लाई कर रहा हूँ, इस लेवल पे लाई कर रहा हूँ। तो एक लाइन बनेगी, मिनिमम पे डॉट बनेगा, लोअर क्वार्टाइल पे एक लाइन बनेगी, मीडियन समझ लें 32 आ रहा है, लोअर क्वार्टाइल 29 आया था, 32 पे आपकी मीडियन की वर्टिकल लाइन बनेगी। जितनी लंबी लाइन Q1 की थी उतनी ही Q2 की बन गई। फिर अपर क्वार्टाइल मिसाल 35 पे है, तो उसकी एक और वर्टिकल लाइन बन गई। फिर मैक्सिमम पॉइंट मिसाल है 38 पे लाई कर रहा है, उसके लिए डॉट बन गया। तो मिनिमम वैल्यू पे डॉट, मैक्सिमम वैल्यू पे डॉट, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल पे वर्टिकल लाइंस। अच्छा, अब देखें, ये जो 3 वर्टिकल लाइंस आई हैं, जब इनको मैंने, अब ये मेरे पास जो मौजूद है वो एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं और 3 वर्टिकल लाइन। 3 वर्टिकल लाइंस जो थी उनको आप ज्वाइन कर लें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये बॉक्स बन गया। नाउ दिस इज कॉल्ड द बॉक्स। और बॉक्स को अगर आप मिनिमम पॉइंट से लेकर मिनिमम पॉइंट से बॉक्स तक एक लाइन बना लें तो ये कहलाएगी विस्कर, विस्कर 1। इसी तरह आप मैक्सिमम पॉइंट को बॉक्स से जोड़ लें तो ये कहलाएगी विस्कर 2। दिस इज कॉल्ड बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये और ये आपकी विस्कर्स हैं और ये आपको नजर आ रहा है बॉक्स। तो मिनिमम वैल्यू पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल पे लाइंस, इनको ज्वाइन कर लेंगे बन जाएगा बॉक्स। मैक्सिमम से बॉक्स को मिला देंगे विस्कर 1, मिनिमम से ज्वाइन कर लेंगे बॉक्स को विस्कर 2, 2 विस्कर्स एंड अ बॉक्स। दिस इज कॉल्ड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अच्छा, इसमें याद रखें, ये जो आपने मिनिमम से लेकर बॉक्स तक लाइन बनाई है, इसको आपने थ्रू द बॉक्स नहीं गुजारना। किसी ने अगर बॉक्स के बीच में बना ली तो मार्क्स कट गए, या आगे नोट फॉर्म में लिखा हुआ भी होगा। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पे जहां आपने सिर्फ पॉइंट्स मार्क किए थे, वहां कभी कभार इतना छोटी सी लाइन भी बनी हुई होती, हल्की सी, मतलब देखें इतना की वर्टिकल छोटी सी लाइन यूं, तो इतना एक हल्का सा बना हुआ होता है। यहाँ बॉक्स बना हुआ होता है आपका, ये बॉक्स होता है, और यहाँ छोटी सी लाइन होती है। डॉट की जगह बाज औकात हल्की सी छोटी वर्टिकल लाइन भी होती है, ये भी देखा गया है। दोनों तरीके फॉलो किए जाते हैं। सही है। तो अब अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द 5 नंबर समरी, scale and label and axis that fits the 5 number summary, draw a box from Q1 to Q3, Q1 से Q3 तक बॉक्स बनेगा with a vertical line through the median, median में वर्टिकल लाइन होनी चाहिए जैसे लोअर और अपर क्वार्टाइल पर है। draw a whisker from Q1 to the minimum and from Q3 to the maximum, तो ये मैंने आपको बात बता दी। अच्छा, फिर नोट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, वी डोंट नीड द लेबल्स ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। क्या मतलब, जैसे आपने यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, यहाँ Q1 लिखा हुआ है, यहाँ मीडियम लिखा हुआ है, यहाँ Q3 लिखा हुआ है, यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें, बट कंपल्जन नहीं है। मतलब अगर नहीं भी लिखोगे तो पेनलाइजेशन नहीं है कोई। तो दिस इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एडिशनल तो आप जो भी करो, नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है। जाहिर सी बात है, आप अपने आप को जितना ज्यादा बरी जिम्मा करना चाहते हो, जितनी क्लियर कट वर्किंग दिखाना चाहते हो, आप दिखाओगे, जाहिर सी बात है। दिस इज व्हाट अ गुड स्टूडेंट हैज टू डू, बट वी शुड नो दैट व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टू फॉलो। तो यहाँ पर मिनिमम लिखना जरूरी नहीं है। Q1, ये जो 5 लफ्ज लिखे हुए हैं ना, ये लिखना जरूरी नहीं है। तो यही बात कह रहा है नोट 1 में, वी डोंट नीड द लेबल्स ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। अ लीनियर स्केल मस्ट बी यूज। लीनियर स्केल से मुराद मैंने पहले ही समझा दिया कि अगर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स लिया है तो कंसिस्टेंटली 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ही फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले 2 सेंटीमीटर पे 10 यूनिट्स है, अगले 2 सेंटीमीटर पे 5 यूनिट्स हो जाए, या बदलना नहीं चाहिए। बदलेगा तो इसका मतलब यू विल लूज अ मार्क। यूजुअली ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी ओ लेवल्स के अंदर IGCSE में करके आए हुए होते हैं।
बट स्टिल वहां भी कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जो नजरअंदाज हुई भी होती हैं, तो हम आपको हर वो बात बताते हैं जिससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो a linear scale must be used to draw the box and whisker plot on the grid given by the examiner. The horizontal axis must be labeled properly as per the given question, else marks would be deducted. यहाँ आप लिख सकते हैं कि horizontal axis में लेबलिंग होनी है, तो यहाँ पर लिख लें must include units. यूनिट से मुराद ये कि अगर ग्राम्स है तो ग्राम्स, किलोग्राम्स है तो किलोग्राम्स, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यूनिट्स लिखने, ये आप यहाँ पे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें, मस्ट इंक्लूड यूनिट्स। और फिर ये वो जो बात मैंने बताई, द विस्कर्स मस्ट नॉट गो थ्रू द बॉक्स। मार्किंग स्कीम में बाकायदा ये बात लिखी हुई होती है कि फाइनल मार्क में तब दूंगा जब विस्कर जो है वो बॉक्स के बीच से ना गुजर रही हो, बस बॉक्स तक रिस्ट्रिक्टेड हो। मिनिमम से लेकर बॉक्स तक लाइन बन गई और बॉक्स से मैक्सिमम तक बन गई, बस इसको विद इन द बॉक्स अगर आपने गुजारा थोड़ा सा भी तो आपका मार्क कट जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल यू आर ड्राइंग इट, क्योंकि कैजुअली बाज औक़ात लंबी लाइन बना के बंदा जान छुड़वा सकता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ लाइन बना ली जाए, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। सही है। अच्छा, अब जो हमने चीज छोड़ी थी वो ये थी कि ये 3 लाइन हमने छोड़ दी थी शायद। A box and whisker plot, also called a box plot, displays the 5 number summary of a set of data. ये पढ़ लिया था हमने। In a box plot, we draw a box from the first quartile to the third quartile. ये जो बात मैंने आपको बताई थी। A vertical line goes through the box at the median. Vertical line goes to the median. The whiskers go from each quartile to the minimum और maximum value. From quartile 1 to the minimum and from quartile 3 to the maximum. ये बात ही कर रहा है, सही है। फिर हमने ये स्टेप्स भी देख लिए, फिर हमने फाइनल प्रोडक्ट भी देख लिया और बॉक्स बॉक्स में उसका बनाना भी देख लिया, हमने 1 बाय 1 नोट्स भी डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब बॉक्स, हाँ, ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है ना, ये मैंने हर जगह शामिल किए हैं। बॉक्स एंड विस्कर के अंदर, स्टेम एंड लीफ डायग्राम के अंदर, हिस्टोग्राम के अंदर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स के अंदर, हर जगह ये इंक्लूड किए गए हैं। तो क्या वजह है, क्यों उनको इंक्लूड किया गया है? तो इसकी वजह यह है कि कभी भी 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए थ्योरेटिकल थ्योरी पूछी जाती है। उस थ्योरी के अंदर हमसे कभी एडवांटेज पूछ लेता है किसी भी चीज का, कभी डिसएडवांटेज पूछ लेता है। दिस इज नॉट समथिंग बहुत ज्यादा आने वाली चीज है, बट मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई, कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हम तो ए स्टार के लिए नहीं, बल्कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टिंक्शन के लिए पढ़ते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम 1 नंबर भी ना जाने दें और हम 100% मार्क्स लेकर आए, यही हमारा मोटो है। लिहाजा मैं यही कहता हूँ, यही एक मार्क है जो ए वाले को ए स्टार दिला देता है और ए स्टार वाले को डिस्टिंक्शन दिला देता है। एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा कभी एडवांटेज पूछ लिया जाए, डिसएडवांटेज पूछ लिया जाए, तो आपके पास ये नोट्स प्रॉपर होंगे, तो फिर आपको यकीनन आप लास्ट मोमेंट पर भी, एक दिन पहले भी, जब नोट्स तो बंदा रिव्यू करता ही है ना, आखिरी दिन जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितनी आपने अच्छी तैयारी कर ली, जितने आपने ईयरली कर लिए, लास्ट डे व्हाट यू हैव टू डू इज टू इंश्योर दैट यू रिवाइज ऑल द नोट्स इन डिटेल। 2 4 6 घंटे का टाइम ऐसा होना चाहिए, चाहे आपका P1 पेपर हो, चाहे P3 पेपर हो, चाहे S1 हो, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे S2 हो, कोई भी कंपोनेंट आप ले रहे हो ए लेवल्स का, या कोई और सब्जेक्ट ले रहे हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में इट्स वेरी एसेंशियल कि आपने जितना पढ़ा है उन नोट्स को आप जरूर ब जरूर मुताला करो लास्ट डे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लास्ट 2 3 4 ईयर्स में नहीं आई हुई होती, बट नोट्स रिव्यू करने में ये होता है कि उस तमाम टॉपिक्स में कोई भी चीज ऐसी है जो 2 4 साल बाद आ रही है, तो नोट्स में वो चीज नॉर्मली मौजूद होती है और हमें याद आ जाता है जब हम पेपर में बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए नोट्स को लास्ट डे रिव्यू करना, एग्जाम से 1 दिन पहले रिव्यू करना इंतहाई जरूरी। बल्कि अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि एग्जाम वाले दिन 1 2 घंटे में मैं क्या करूं, तो उस दिन में मैं ये कहता हूं कि आप 1 2 घंटे में नोट्स को रिव्यू कर लो। यही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, थोड़ी सी गुफ्तगू, रिव्यू करने में दिमाग पे बोझ भी कम पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में यही किया है। लास्ट डे पे पास पेपर करना, भागम दौड़ी करना, ये यूजुअली नहीं। हाँ, वो सवाल जो पहले से किए हुए हैं वो रिव्यू करना चाहते हो वो कर लो, बट जो नोट्स होते हैं वो रिव्यू करने से एक तो क्या होता है, अच्छा लग रहा होता है, मजा आ रहा होता है। जो चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है वही दोबारा बंदा पढ़ रहा होता है, और फिर याद आ रहा होता है ना जब चीजें, ओ हाँ ये तो अच्छी तरह आता है, हमने पास पेपर भी सॉल्व किए हैं, अच्छा ये भी हमने पढ़ा था, ये भी किया था, तो खुशी होती है कि यार इतने सारे नोट्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें इतना कुछ तो हमें ऑलरेडी आता है। तो कॉन्फिडेंस भी इंसान का बढ़ता है, और फिर कुछ ऐसी चीजें जो करंटली हमारे जहन में नहीं थी वो रिफ्रेश हो जाती है। तो फिर एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कोई ऐसी चीज आए जो मुझे तंग करे, जो मेरी नजर से ना गुजरी हुई हो। तो नॉर्मली फिर एक अच्छा पेपर, डिसेंट पेपर हो जाता है।
डिसेंट नहीं, अच्छा पेपर होता है, हमें अच्छा करना है। सही है। अच्छा, तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने हर कैटेगरी में इसीलिए डाले हैं। बाकी आप जब पास पेपर के सवाल करोगे वहां भी मार्किंग स्कीम के आंसर्स नजर आ रहे होंगे, बट मैंने कुछ मार्किंग स्कीम के आंसर्स बुक्स वगैरह से पॉइंटर्स वगैरह लेके एक साथ जमा कर दिए हैं पॉइंटर्स, ताकि आपको खुद ना निकालने पड़ रहे हो ना। फिर भी आप देखेंगे कि इन्हीं पॉइंटर्स में से आपको पॉइंटर्स मार्किंग स्कीम के आंसर्स में भी नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का क्या एडवांटेज है। तो इट गिव्स अ कॉम्पैक्ट मींस ऑफ शोइंग द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसमें शेप किस तरह से पता चलता है। आप देखो अगर बॉक्स एंड विस्कर, तो मैंने आपको एक बात कैटेगरी 1 में बताई थी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन में, कि आपका बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम नहीं, आपका डाटा कभी सिमेट्रिकल होता है, कभी पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, कभी नेगेटिवली स्क्यूड होता है। अब ये अगर आप डायग्राम गौर से देखो तो नॉर्मली देखने वालों को ऐसा ही लगेगा कि ये सिमेट्रिकल है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल। हालांकि देखें ये वाली लाइन आपको लंबी नजर आ रही है, ये थोड़ी छोटी नजर आ रही है। ये 25 से लेकर 29 तक 4 का फासला है, जबकि यहाँ 35 से लेकर 38 तक 3 का फासला है। तो इसका मतलब थोड़ा सा फर्क है। फिर यहाँ अगर आप देखें 29 से लेकर 32 तक 3 का फासला है, और 32 से लेकर 35 तक 3 का फासला है, तो ये डिस्टेंस बराबर है। तो अब अगर मीडियन और क्वार्टाइल 1 में फासला जो फासला मीडियन 1 और क्वार्टाइल सॉरी जो फासला Q1 और Q2 में है, अगर वही फासला Q2 और Q3 में हो, तो इसका मतलब उसको सिमेट्रिकल हम अज्यूम कर रहे होते हैं। अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वरना अगर यहाँ भी 3 होते और यहाँ भी 3 होते तो फिर तो बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली सिमेट्रिकल हो जाता। लेकिन डाटा देखकर पता चल जाता है कि भाई ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है, या ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, या ये नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये मुझे इट गिव्स अ कॉम्पैक्ट मींस ऑफ शोइंग द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की है, उसका शेप क्या बन रहा है। अच्छा, और इसीलिए जब दो बॉक्स में इसका प्लॉट वो बनवाता है तो उसके बाद कहता है कंपेयर करो। तो दोनों के मीडियन आपको नजर आ रहे होते हैं। एक बॉक्स एंड विस्कर यहाँ बना हुआ है, एक थोड़ा राइट पे बना हुआ है, तो एक का मीडियन कम है, एक का ज्यादा है, तो आपको नजर आ रहा होगा वाज़ेह तौर पे, देखो इसका मीडियन ज्यादा है। तो बॉक्स एंड विस्कर देखकर फौरन बता सकते हो आप। इसी तरह अगर बॉक्स एंड विस्कर, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये एक का थोड़ा पतला लेस वाइड है और एक का ज्यादा वाइड है, एक नैरो है और एक वाइडर है, तो आप वहां से बता सकते हो कि ये तो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। देखो ये लोअर क्वार्टाइल है और ये अपर क्वार्टाइल है, इन दोनों में जो फासला है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो अगर इसकी विथ ज्यादा होगी तो इंटर क्वार्टाइल रेंज ज्यादा है, मतलब स्प्रेड ज्यादा है, और ये कम होगी इसका मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज कम है और स्प्रेड ऑफ द डाटा कम है। तो स्प्रेड की बेसिस पर एक कमेंट आप डायरेक्ट कर सकते हो डायग्राम देखकर। इसी तरह मीडियन का फैसला भी फौरन हो जाता है। तो इट गिव्स द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज द मीडियन एंड द क्वार्टाइल्स डायरेक्टली। अगर आपको पूरा डाटा ना दिया जाए, अगर आपको पूरा डाटा ना दिया जाए और आपको सिर्फ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स दे दिए जाएं, ऐसा होता है जब एग्जामिनर दो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपके सामने दे दे और कहेगा कंपेयर करो। अब आप बोलो यार कंपेयर करने के लिए तो मुझे पूरा पूरा डाटा होना चाहिए था, लेकिन जब आपको बॉक्स एंड विस्कर दे दिया जाए तो फिर आपको पूरे डाटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉक्स एंड विस्कर आपको ऐसी 5 नंबर समरी दे रहा है जिससे आप बहुत आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि रेंज भी आपको हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं तो रेंज भी आती है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आ जाती है, मीडियन भी पता चल रहा होता है जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है बेहतरीन वाला। तो जब सब पता चल रहा है तो डाटा की कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, फिर ओरिजिनल डाटा वैल्यूज की जरूरत नहीं रहती। तो ये मुझे लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज भी बताता है जिससे मैं आराम से रेंज निकाल सकता हूँ। ये मुझे मीडियन बता देता है जिससे मैं आराम से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे इसको मान के मैं डाटा को कंपेयर कर सकता हूँ। और ये मुझे क्वार्टाइल्स भी बता देता है जिससे कि मेरी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल सकती है, और मेजर ऑफ स्प्रेड के तौर पे इंटर क्वार्टाइल रेंज का इस्तेमाल करना बेस्ट है। हम रेंज को यूजुअली प्रेफर नहीं करते बिकॉज रेंज इज वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स, एंड दैट इज व्हाई वी प्रेफर इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसीलिए कुछ बहुत रीसेंट मार्किंग स्कीम में मैंने देखा कि कहीं रेंज में भी उसने रेंज को भी लेकर आंसर एक्सेप्ट किया है, बट बहुत सारी मार्किंग स्कीम ऐसी हैं जिसमें रेंज को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज को ही यूज किया है। तो इसीलिए मेरी नसीहत यही है कि जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर कर रहे हो, मतलब जब मेजर एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले रहे हो तो मीडियन को लिया करें, जब सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर कर रहे हैं, और जब स्प्रेड को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की इंटरक्वार्टाइल रेंज लेकर कंपेयर किया करें। दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ऐसी कोई चीज की तरफ हमें नहीं जाना जो कभी रेयरली एक्सेप्टेबल हो रही है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क।
तो लोएस्ट हाईएस्ट वैल्यू से मिल जाती हैं आराम से, रेंज आने के लिए मुफीद है। मीडियन पता चल जाता है, वी कैन कंपेयर टू सेट्स ऑफ डाटा एंड मेक अ कमेंट। क्वार्टाइल्स पता चल जाते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है, और स्प्रेड दोनों डाटा का हम कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू फाइंड द रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द गिवन डाटा सेट एंड हेंस चोज द स्प्रेड ऑफ द डाटा सेट। अभी देखिए ये ऊपर असल में मार्किंग स्कीम में भी ना ऑल्टरनेटिव आंसर्स लिखे हुए होते हैं, भाई ये अच्छा ये कहे तो भी सही, ये कहे तो भी सही। तो पॉइंटर 2 के बेसिस पर ही पॉइंटर 3 बना है, क्योंकि लोएस्ट राइज वैल्यूज हैं तो रेंज आ जाएगी, क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, जिससे स्प्रेड आराम से निकल सकता है। तो ये भी एक एडवांटेज है, ये एज अ सेपरेट एडवांटेज आप लिख सकते हो। एंड इट इज यूज टू कंपेयर सेवरल सेट्स ऑफ रिलेटेड डाटा एंड कैन बी यूज फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज डाटा सेट। अच्छी बात यह है कि डाटा सेट स्मॉल हो या लार्ज हो, अगर हमें डाटा जितना भी लार्ज दिया हो या कितना भी स्मॉल दिया हो, हम 5 नंबर समरी निकाल सकते हैं। 5 नंबर समरी निकाल के बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आराम से बन सकता है। तो एक तो ये कि सेवरल सेट्स ऑफ डाटा को कंपेयर किया जा सकता है, दूसरा स्मॉल और लार्ज डाटा सेट्स दोनों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं जो आपके एडवांटेजेस हैं, इसको आप यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस में pointer 1 says it does not show all the data values and hence gives no indication of the size of the data set। ये डिसएडवांटेज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब कभी डिसएडवांटेज पूछे तो आप ये देंगे कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो एक्चुअल डाटा नहीं बताता। मतलब अगर आगे हम पढ़ेंगे स्टेम एंड लीफ डायग्राम, उसका बेनिफिट ये है कि वो तमाम पूरे डाटा को लिस्ट डाउन करता है, पूरा डाटा देता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो स्मॉल सेट, उसकी लिमिटेशन ये है कि वो स्मॉल सेट डाटा के लिए यूज होता है। बॉक्स एंड विस्कर का फायदा ये है कि डाटा स्मॉल हो या लार्ज हो, एडवांटेज में हमने पढ़ा कि स्मॉल हो या लार्ज हो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब जब स्मॉल या लार्ज के लिए एक जैसा बॉक्स एंड विस्कर बनेगा, स्मॉल या लार्ज के लिए एक जैसा बॉक्स एंड विस्कर बनेगा, तो इसका तो फिर ये मतलब होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा बॉक्स एंड विस्कर देख करके डाटा सेट स्मॉल था या लार्ज था। और अगर मैं चाहूं भी एक्चुअल वैल्यूज को तलाश करना तो मैं नहीं कर सकता। अगर एक्चुअल डाटा नहीं है और सिर्फ बॉक्स एंड विस्कर बना के मुझे दे दिया जाए तो कंपैरिजन तो मैं कर सकता हूँ, मीडियन भी निकाल सकता हूँ, क्वार्टाइल्स भी निकाल सकता हूँ, बट एक्चुअल डाटा वैल्यूज सारी नहीं पता लगा सकता बॉक्स एंड विस्कर को देख के कि 10 वैल्यूज थी या 50 थी या 100 थी। क्योंकि 10 की भी 5 नंबर समरी में 5 नंबर्स ही होंगे, और 50 या 100 नंबर्स होते तो भी 5 नंबर समरी में 5 नंबर्स ही होंगे। तो इट डज नॉट शो ऑल द डाटा वैल्यूज एंड हेंस गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द डाटा सेट। पूरे डाटा सेट को इग्नोर करके सिर्फ 5 वैल्यूज पे फोकस करता है, और डाटा सेट तमाम डाटा वैल्यूज ये शो नहीं करता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इट डज नॉट शो ऑल द डाटा वैल्यूज एंड हेंस गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द डाटा सेट। और क्योंकि तमाम डाटा वैल्यूज नहीं होती तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं निकल सकता। ये इसी पॉइंट से लिंक हो जाएगा, लेकिन एज अ सेपरेट डिसएडवांटेज से लिखा जा सकता है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम देम। पूरा वजाहत करना चाहते हैं तो एज द बॉक्स एंड विस्कर डज नॉट शो ऑल द डाटा वैल्यूज, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम देम। मतलब ऐसा हो सकता है कि मार्किंग स्कीम ने खाली कोई 2 वर्ड्स एक्सपेक्ट किए हों, और आप जब एक जुमला लिखें तो उसमें आप 2-3 बातें कर दें तो कोई बात नहीं। आप अगर कोई लंबा जुमला कह के एक डिसएडवांटेज लिस्ट डाउन करते हैं और उसमें आप 2-3 बातें अलग अलग कर देते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर बोलेगा ये तो चीता बच्चा है भाई, इसके तो ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है बल्कि ये तो जब थ्योरेटिकल बात करता है तो ये सारी बातें एक साथ कह देता है, इसको बहुत कुछ पता है। तो अच्छी बात ही होती है, ये सही है। तो जाहिर सी बात है जब एक्चुअल डाटा नहीं होगा तो मीन में नहीं निकल सकता, मीन के लिए भी पूरा डाटा चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकालना सीखा, उसके लिए भी पूरा डाटा सेट रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि बॉक्स एंड विस्कर सारा डाटा बताता नहीं है, लिहाजा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड नहीं हो सकता। ये हो गया आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन मूविंग ऑन टू स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। मुझे जरा बताएं यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट देंगे तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अच्छा, यूजुअली स्टेम एंड लीफ डायग्राम पहले दिया हुआ होता है बना के, और उसके बाद उसकी बेसिस पर 5 नंबर समरी निकलती है। स्टेम एंड लीफ डायग्राम तमाम डाटा को लिस्ट डाउन करता है, उसकी बेसिस पर 5 नंबर समरी निकलती है, और
बॉक्स एंड विस्कर बनता है। इसीलिए शुरू के पार्ट्स में स्टेम लीफ डायग्राम के बाद मीडियन और क्वार्टाइल्स वगैरह निकालने का कहा जाता है, और फिर उसके बाद बॉक्स एंड विस्कर बनाने को कहा जाता है, और उसके बाद फिर कमेंट्स करने को कहा जाता है कि भाई कमेंट्स दो, दो कमेंट्स दो और डाटा को कंपेयर करो। तो ये यूजुअली ऑर्डर फॉलो होता है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। Then certain requirements related to that, for example finding median and quartiles, and then drawing a box and whisker plot, and then making comments. अच्छा, अब देखते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या है। अब स्टेम एंड लीफ डायग्राम नाम से आपको पता चल रहा है, स्टेम एंड लीफ, देयर आर टू पार्ट्स, वन पार्ट इज नोन एज द स्टेम एंड वन पार्ट इज नोन एज द लीफ। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम में ये होता है कि एवरी नंबर, चले पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं वजाहत करता हूँ। A stem and leaf diagram is a way of organizing and displaying data in a form that enables us to determine the frequency of different types of values. It is a way of organizing and displaying data in a form that enables us to determine the frequency of different types of values. क्योंकि data इसमें ascending order में arranged होता है, लिहाजा कोई भी वैल्यू कितनी दफा आ रही है ये भी वाज़ेह तौर पे पता चलता है, इसीलिए frequency of different types of values पता लग रही होती है। In a stem and leaf diagram, a value is split into two parts, namely a stem and a leaf. दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है स्टेम और एक पार्ट होता है लीफ। अच्छा, अगर नंबर 2 डिजिट है तो एक डिजिट स्टेम और एक डिजिट लीफ। नंबर 3 डिजिट है तो शुरू के 2 डिजिट स्टेम और थर्ड डिजिट लीफ। अगर 4 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट स्टेम एंड फोर्थ डिजिट लीफ। बॉटम लाइन ये कि लीफ इज ऑलवेज सिंगल डिजिट, आखिरी डिजिट जो होता है वो लीफ होता है। तो यही बात आगे लिखी हुई भी है। The stem is written towards the left of a vertical line and displays the first digit or digits. मतलब अगर 23 नंबर है तो वर्टिकल लाइन से पहले लिखा स्टेम, वर्टिकल लाइन के बाद लिखा 3। फिर अब 2 के रिलेटेड जितने स्टेम्स है, जैसे नंबर 23 है, 24 है, 25 है, तो 2 के साथ स्टेम, 2 स्टेम के साथ लीफ 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो 23, 24, 25, 26 जितने नंबर्स होंगे 2 की कैटेगरी में सारे इसी लाइन में लिखे जाएंगे। तो सिंगल स्टेम के साथ बहुत सारी लीव्स आ सकती हैं। 10 नंबर्स होंगे उस स्टेम के साथ तो 10 लीव्स हमें लिखनी होंगी। अच्छा, फिर अगर नंबर मिसाल है 543 है तो 54 स्टेम बन गया, आप देख सकते हैं, और यूनिट डिजिट 3 लीव बन गई। और दो नंबर्स थे 54 की, 54 स्टेम के साथ दो नंबर्स थे, एक था 543 और एक था 548। तो 54 के साथ, 54 स्टेम के साथ एक लीफ हो गई 3 और 54 स्टेम के साथ एक लीफ हो गई 8। So the stem is written towards the left of a vertical line and displays the first digit or digits. तो स्टेम में डिजिट भी हो सकता है और डिजिट्स भी हो सकते हैं। 2 डिजिट नंबर है तो एक एक डिजिट ही होगा स्टेम में भी, लेकिन अगर 3 डिजिट नंबर है या उससे ज्यादा डिजिट नंबर है तो फिर स्टेम में एक से ज्यादा डिजिट्स होंगे। द लीफ इज रिटन टुवर्ड्स द राइट ऑफ अ वर्टिकल लाइन एंड डिस्प्लेज द लास्ट डिजिट। लीफ हमेशा लास्ट डिजिट बताती है, लास्ट डिजिट, सिंगल डिजिट। Each stem can consist of any number of digits, और वजाहत के साथ लिख दिया, each stem can consist of any number of digits, but each leaf can only have a single digit. Leaf का सिर्फ single digit ही होगा। For example, 543 and 548 can be displayed together on a stem and leaf diagram as follows. इसमें आप क्या करोगे कि 54 आप स्टेम बना दोगे और 3 और 8 आप लीफ के तौर पे ले लोगे। अभी हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको बात समझ आए। अच्छा, अब ये नोट में पढ़ता जाता हूँ और मैं नोट्स के हवाले से बहुत सारी बातें आपको वन बाय वन बताता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। फिर हम एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाया जाता है, और डिफरेंट एग्जांपल्स हमें ये समझाएंगे कि किस तरह से बॉक्स एंड स्टेम एंड लीफ डायग्राम में किस तरह का डाटा होता है, तो हमें किस तरह का काम करना पड़ता है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आफ्टर ड्रॉइंग अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम, राइटिंग द की टू इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे आपने 54 के साथ आपने एक वर्टिकल लाइन बनाई, 55 के साथ आपने स्टेम लिख दिया 2 एंड 5, फिर 56 के साथ आपने लिख दिया 1 एंड 3। असेंडिंग ऑर्डर में लीव्स का लिखना जरूरी है, ये भी पॉइंटेड फॉर्म में लिखा हुआ होगा। अब एंड में आप क्या करते हो, कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे 55 और 2 सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप लिख दोगे कि 55/2 रिप्रेजेंट्स, एंड में की लिखोगे, की हेडिंग डालोगे और लिखोगे 55/2 रिप्रेजेंट्स 552 ग्राम्स या 552 सेंटीमीटर्स या कुछ भी होगा, तो वो आपने लिखना होगा। तो की में यूनिट का लिखना जरूरी, जैसे बॉक्स एंड विस्कर में मैंने बताया था कि लेबलिंग करेंगे तो आपने यूनिट लिखना है।
इसी तरह यहाँ पर भी जब भी स्टेम लीफ डायग्राम एग्जामिनर खुद बना के देता है तो वो इस तरह की एंड में लिखता है। तो 55/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी हम समझेंगे आगे, मैं आपको पॉइंटर फॉर्म में बताऊंगा कि 552 हो या 55.2 हो या 5.52 हो या 0.552 हो, तमाम केसेस में आपने इसी तरह स्टेमिनल डायग्राम बनाना होगा। बट जो की है वो आपके बता देगी कि 55/2 का मतलब 55.2 है या 5.52 है या 0.552 है या 552 है या 552,000 है। तो मुख्तलिफ किस्म के डाटा सेट के लिए स्टेम लीफ डायग्राम सेम नजर आ रहा होगा, बट की जो है वो डिफरेंट होगी। हर स्टेम लीफ डायग्राम में डाटा हमें सेम नजर आ रहा होगा, मतलब जो डिफरेंट इस तरह के डाटाज हैं उसके अंदर स्टेम लीफ डायग्राम में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट नहीं करनी होती, जैसे डेसिमल्स नहीं लेते, कॉमन जीरोज अगर होते हैं, राउंडेड ऑफ होते हैं वैल्यूज, तो हम जीरोज नहीं लेते। ये पॉइंटेड फॉर्म में वन बाय वन में एक्सप्लेन आपको री करता हूँ। अभी बताने का मकसद ये है कि की इंपॉर्टेंस क्या है, कि की देखकर हमें पता चलेगा कि जो डाटा है वो हमें क्या बता रहा है, कौन सी वैल्यूज बता रहा है। तो साथ साथ ना सिर्फ ये बताना है कि 55/2 रिप्रेजेंट्स 552, बट ये भी बताना है कि ग्राम्स है या क्या चीज। तो की हमेशा स्टेम लीफ डायग्राम बनाने के बाद आपने देनी है। अगर आपसे एग्जामिनर ने स्टेम लीफ डायग्राम बनवाया है तो आपको की उसमें जरूर ब जरूर देनी है। और अगर स्टेम लीफ डायग्राम दिया हुआ है तो एग्जामिनर खुद की देगा आपको बताने के लिए कि ये स्टेम लीफ डायग्राम क्या डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। राइटिंग द की टू इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द की मस्ट इंक्लूड यूनिट्स एज वेल। कोई बात सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर या ग्राम्स या किलोग्राम्स लिखना जरूरी है। एंड दिस यूनिट विल बी एज पर द गिवन क्वेश्चन। नेग्लिजेंस हियर कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ मार्क्स। ये बात मैंने आपको बॉक्स एंड विस्कर में भी बताई थी और मैं स्टेम लीफ डायग्राम में भी बता रहा हूँ कि यहाँ नेग्लिजेंस करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आपने यूनिट जरूर ब जरूर लिखना है। आपने कहा मैंने वेट तो लिख दिया, खुद समझ जाना किलोग्राम्स है या ग्राम्स है, नहीं भाई। आपने कहा मैंने लेंथ तो लिख दिया, खुद समझ जाए कि सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है या मीटर्स में है, नहीं भाई, आपको बताना है। अब आप बोलोगे यार सवाल में लिखा हुआ तो है मिलीमीटर, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा, नहीं भाई। ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, आपने स्टेम डायग्राम बनाने के बाद या बॉक्स स्क्रिप्ट बनाने के बाद आपने यूनिट लिखना है लाजमी। क्योंकि ये लोग आदत बनाते हैं इस चीज की कि कभी कभार आप देखें ओरिजिनल डाटा सामने नहीं होता, एग्जाम में तो डाटा भी होता है उसी को ऊपर डायग्राम बनाना होता है, लेकिन कभी आप देखें ना तो आपको बजाते खुद डायग्राम पढ़ने आना चाहिए कि वो डायग्राम दरअसल बता क्या रहा है। तो असर इसके लिए है कि डायग्राम अगर आपको स्टैंड अलोन दे दिया जाए तो वो डायग्राम खुद चिल्ला चिल्ला के बताए कि मैं किस डाटा को मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब मेरा डाटा क्या बता रहा है। डायग्राम खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, इसलिए वो डायग्राम पे सब चीजें शामिल करवाता है और ना करने पर, नेग्लिजेंस करने पर मार्क्स को कटवा देता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ओवर हियर। सही है। अच्छा, द स्टेम एंड लीफ डायग्राम इज यूज्ड फॉर बोथ इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यूज, हाउएवर द डेसिमल्स आर नॉट शोन इन द स्टेम एंड लीफ डायग्राम इटसेल्फ, इट इज द की विच शोज द डेसिमल्स। ये बात मैंने थोड़ी बहुत मेंशन की, मैं वजाहत कर देता हूँ। जब भी डेसिमल नंबर्स होंगे स्टेम एंड लीफ डायग्राम तो बनेगा, बट स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपको डेसिमल्स नहीं इंक्लूड करने, बल्कि जो की होगी उसमें आप बताओगे कि जो मेरा डायग्राम बनाया है मैंने स्टेम एंड लीफ डायग्राम, इसकी इसमें जो नंबर्स मैंने जिस तरह से लिखे हैं वो दरअसल ये डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो की में ये इस चीज की वजाहत होगी। स्टेम लीफ डायग्राम देखकर हमें डायरेक्ट पता नहीं चल सकता, हमें उसकी की देखकर फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो डेसिमल वैल्यूज दिखा रहा है या इंटीजर वैल्यूज। मतलब ये है जिसमें बच्चे कहते हैं सर 54.3 है, तो समझ आ रहा है 54 स्टेम और 3 लीफ। तो आपने जब लिखा 54/3 रिप्रेजेंट करके आपने लिख दिया 54/3 रिप्रेजेंट 54.3। बट अगर 5.43 है तो ये ना समझेंगे डेसिमल से पहले वाला पार्ट स्टेम और डेसिमल के बाद वाला लीफ, नो, नॉट एट ऑल। आप कहें डेसिमल से पहले जो लिखा हुआ है वो स्टेम है और डेसिमल के बाद जो लिखा है वो लीफ है। जैसे 5.433 लिखा हुआ है मिसाल है, तो नाउ 543 इज द स्टेम एंड 3 इज द लीफ, खाली 3 लीफ है बस, दैट्स इट। आप लिखेंगे 543 स्टेम में लिखेंगे और ऑब्लिक के बाद आप लिखेंगे 3, वर्टिकल लाइन के राइट पर लिखेंगे लीफ। जब की लिखेंगे तो यू विल से 543/3 रिप्रेजेंट्स 5.433। या अगर
54.3 डबल डबल थ्री है तो भी यही होगा, 543 स्टेम और 3 लीफ। तो बताने का मकसद ये है कि डेसिमल वैल्यूज को स्टेम लीफ डायग्राम में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, बल्कि की उस चीज को बताती है। तो ये बात लिखी हुई है, इट इज यूज्ड फॉर बोथ इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यूज, हाउ द डेसिमल्स आर नॉट shown in the stem and leaf diagram itself, it is the key which shows the decimals. Then एक पॉइंटर है, the leaves must be written in ascending order, क्योंकि आपको पता है स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाया हुआ होता है या आपसे बनवाता है, उसके बाद वो मीडियन भी निकलवाता है, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल भी निकलवाता है। तो जब तक ये डाटा अरेंज नहीं होगा आप कैसे निकालोगे? अच्छा, अब आप बोलो कि एक सवाल में खाली स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाने का कहा गया, मीडियन और क्वार्टाइल्स तो निकालने का ही नहीं कहा गया, तो फिर क्या मसला है? नहीं भाई, मसला है। एक एज अ रूल आपने फॉलो करना है कि जब भी आपने लीव्स को लिखना है, इट हैज टू बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। So this is what is written. The leaves must be written in ascending order. The number of leaves in each row can be written at the end of the row within the brackets. A practice that examiner usually follows. हमेशा नहीं follow करता, but अक्सर follow करता है। जैसे 54/3 है, 8 है, 9 है, 9 है, 9 है, 3 दफा 9 है। एंड में वो लिख देगा कि भाई 5 वैल्यूज है, इस लाइन में 5 वैल्यूज, तो ब्रैकेट में वो नंबर लिख देता है। फिर 55 वाला स्टेम होगा, उसमें आपने 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 4 देखा, 4 देखा, 5 देखा, आपने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, ब्रैकेट में लिख दिया 6। अच्छा, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये गिनती लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर भी कभी कभार ये गिनती लिखता है। और इस गिनती को लिखने से फायदा ये होता है कि अगर काफी सारे नंबर्स हैं और आपको मीडियन या लोअर क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल निकालना है, तो इस गिनती को इस्तेमाल करते हुए आप जल्दी से निकाल सकते हैं। निकाल तो आप इसके बगैर भी सकते हैं, लेकिन अगर डाटा सेट लार्ज होता है तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगता है। और ये एंड में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तादाद लिखी होती है हर रो की, हर स्टेम के साथ जितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं उसकी जो तादाद लिखी हुई है, बेसिकली हर स्टेम के साथ जितनी लीव्स हैं उतने ही नंबर्स हैं। मतलब 5 लीव्स यहाँ है, 6 यहाँ है, नीचे 8 लीव्स हैं, फिर 2 लीव्स हैं, तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, इसका मतलब 21 नंबर्स होंगे जिसपे जिन नंबर्स पे स्टेम लीव डायग्राम बना है। तो तमाम नंबर ऑफ लीव्स को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर्स कितने थे, कितना नंबर ऑफ वैल्यूज हमें सवाल में दी गई थी। तो ये लिखना, टोटल लिखना एंड में जरूरी नहीं होता, बट एग्जामिनर यूजुअली फॉलो कर रहा होता है और इसको लिखने से हमें ही फायदा होता है। तो ये बात हो गई, द नंबर ऑफ लीव्स इन ईच रो कैन बी रिटन एट द एंड of the row within the brackets, a practice that examiner usually follows. This number helps us when we are finding the median and the quartile. इससे मदद हमें ही मिलती है, तो लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो पेनलाइजेशन कोई नहीं। बाकी जो बातें बताई उसमें पेनलाइजेशन है, बट नंबर ऑफ लीव्स ना लिखने पर पेनलाइजेशन नहीं है। अच्छा, फिर एक होता है बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। जैसे मिसाल है 54 स्टेम है ना, तो वर्टिकल लाइन एक यहाँ बनी हुई होगी, एक यहाँ बनी हुई होगी। अब 2 कंट्री का डाटा लिखा हुआ है, कंट्री पी है, कंट्री क्यू है। तो 54 के साथ, 54 स्टेम के साथ 3 और 8 लीव्स राइट पर लिखी हुई हैं, 2 और 5 लिखी हुई है यहाँ पर। तो 542 एंड 545, 54 स्टेम के साथ क्यू की जो लीव्स हैं वो 2 और 5 है, और 54 स्टेम के साथ कंट्री पी का जो डाटा है उसकी जो लीव्स है वो 3 और 8। तो स्टेम बीच में लिखी जा रही है, 54 के साथ 3 और 8 एंड में कनेक्ट होगा। सिमिलरली 54 के साथ 2 और 5 एंड में कनेक्ट होगा। तो कंट्री क्यू का जो डाटा हमारे पास होगा वो 542 और 545 होगा, और कंट्री पी का होगा 543 एंड 548। तो ऐसा स्टेम लीव डायग्राम जिसमें बीच में स्टेम हो, राइट पर एक सेट ऑफ डाटा की वैल्यूज हो, एक सेट ऑफ डाटा की लीव्स हो, और लेफ्ट पे दूसरे सेट ऑफ डाटा की लीव्स हो, बीच में स्टेम, राइट पर भी लीव्स और लेफ्ट पर भी लीव्स। तो ऐसा डाटा, ऐसा स्टेम लीव डायग्राम बैक टू बैक स्टेम लीव डायग्राम कहलाता है। तो बैक टू बैक स्टेम लीव डायग्राम इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। अभी हम देखेंगे एग्जांपल तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, की को लिखने का क्या तरीका है ये भी हम एंड में डिस्कस करते हैं अभी, सही है? कि बैक टू बैक स्टेम लीव डायग्राम की किस तरह से लिखी जाती है ये मैं आपको वजाहत के साथ बता देता हूँ इंशाल्लाह। तो बैक टू बैक स्टेम लीव डायग्राम क्या होता है, टर्मिनोलॉजी तो समझ आ गई कि 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली दिखाएगा, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। अच्छा, फिर bullet point last number, if figures are rounded to the nearest 100 or nearest 1000, then ignore the common zeros from all the numbers and pick stem and leaf from the remaining digits. However, the zeros must be shown in the key for sure as marks would be deducted. अरे भाई, कहना क्या चाहते हो
ये आखिरी बुलेट क्या कहना चाह रहा है पता है? ये कह रहा है कि कभी कभार वो नंबर्स देता है, कुछ एग्जांपल्स पास में मौजूद हैं, असल में ये नोट्स ऐसे नहीं बने, ये किताबों से कोई छापे हुए नहीं है, ये अपने तजुर्बे के बेसिस पे बने। तो सवालात एग्जामिनेशन में बहुत सारे हमने वैरायटी देखी, उसमें जो मुख्तलिफ चीजें देखी उनको मजमुआ, उनका मजमुआ करके नोट्स बना दिए कि भाई डेसिमल वाले सवालात में बच्चे क्या गलतियां कर सकते हैं, तो वो कैटर करने के लिए मैंने पॉइंट बना दिया। नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 100 वाले सवालात के अंदर गलती हो सकती है, तो उसका भी बुलेट पॉइंट बना लिया, ताकि बच्चों को ये सारी रहनुमाई पहले ही मिल जाए और जब वो डायग्राम बनाने जाएं तो उनको ये सारे पॉइंटर जहन में हो, फिर हर सवाल को अलग अलग कैटर ना करना पड़े, नोट्स फॉर्म में ही वो बात सारी कवर अप हो जाए। तो अब मिसाल है, वो कहेगा तमाम नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं दे आर राउंडेड टू द नियरेस्ट $1000। जैसे हाउस की प्राइजेज हैं इन $1000s, कार प्राइजेज हैं $1000। कार की प्राइजेज तो नहीं, हाउस की होंगी वैसे तो अब मिसाल है $543,000 है, एक $543,000 है, एक $548,000 है, फिर एक $552,000 है, फिर एक $556,000 है। अब आप बोलो यार, मैं अगर जीरोस को भी शामिल करूंगा तो लीव्स तो मेरे पास जीरो ही नजर आएंगी, लीव्स तो कोई और नजर आएंगी ही नहीं, तो फिर वो सही स्टेम लीव डायग्राम नहीं बनेगी। तो फिर इसका उसूल क्या है, क्या तरीका फॉलो करें? क्योंकि उसने लिखा हुआ है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट $1000, तो डॉलर के साथ अगर 3 जीरो लगे हुए हैं तो इसका मतलब तमाम वैल्यूज में 3 जीरोस तो होंगे ही होंगे। अच्छा मिसाल एक नंबर 550,000 भी है, चले एक और ले लेते, तो 3 जीरोस तो हर जगह है। तो आप क्या करोगे, जो कॉमन जीरोस है ना वो आपने हटा देने, मुकम्मल हटा देने। अच्छा कॉमन जीरोस का मतलब ये 3 जीरो, क्योंकि नियरेस्ट $1000 है तो 3 जीरोस तो आपको हर वैल्यू में नजर आ रहे होंगे, तो जब राउंडिंग ऑफ हुई हुई है नियरेस्ट 1000 में, तो 3 3 जीरोस कॉमन जीरोस हटा दिए। नियरेस्ट 100 में हुई तो 2 2 हटा दिए, नियरेस्ट 10 में हुई है तो एक एक जीरो हटा दिया, नियरेस्ट 10,000 में हुई है तो 4 4 जीरो हटा दिए। उसके बाद फिर रिमेनिंग डिजिट जो बचते हैं उसमें से स्टेम और लीफ को चूज करना है। मतलब ये कि अगर आपने 3 जीरो हटा दिए तो 548 बचा, फिर 548 में अब 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स में से 2 स्टेम हो जाएंगे 54, और 8 आपकी लीफ हो जाएगी। 543,000 में 3 जीरो हटा दिए तो 54 स्टेम हो गया, 3 आपकी लीफ हो गई। अच्छा 550,000 चूंकि इसमें 4 जीरोस थे तो हमने तो 3 इग्नोर किए, कॉमन जीरोस तो 3 थे, 4 तो नहीं थे। तो 550,000 में आपने 3 जीरोस जो एंड में है वो तो इग्नोर कर दिए, फिर जो एक जीरो बचा है वो लीफ होगा। मतलब जब 55 वाला स्टेम आप लिखोगे तो वर्टिकल लाइन के राइट पर पहली लीफ लिखोगे जीरो, फिर और मजीद 552,000 है तो 2 भी लिखोगे, 556,000 6 भी लिखोगे। तो 550 भी, 550 का मतलब 550,000, 552 का मतलब 552,000, 556 का मतलब 556,000। तो हमने ट्रिपल जीरो हर जगह से हटा दिए, बट 3 जीरो के अलावा अगर चौथा जीरो भी है तो उसको उसको लास्ट डिजिट मानना पड़ेगा। तो इसलिए 550 में 55 स्टेम बना और जीरो आपकी लीव बन गई। अच्छा अब यही डाटा था, ट्रिपल जीरो वाला डाटा था, लेकिन लिखेंगे इसी तरह, रैंड में लिख देंगे 54/3, की में लिख देंगे 54/3 represents $543,000। तो यूनिट भी लिख दिया, अगर डॉलर यूनिट है तो यूनिट भी लिख दिया, और ट्रिपल जीरोस भी की के अंदर लिख दिए। तो की जरूर बताएगी कि जीरोस हैं या नहीं। तो पता चला नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज हैं या डेसिमल नंबर्स हैं या राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 या 100 या समथिंग लाइक दैट है। तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम तमाम केसेस में एक जैसा ही नजर आ रहा होगा, बट जो की है वो तमाम केसेस में डिफरेंशिएट कर रही होगी। तो इफ फिगर्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, देन इग्नोर द कॉमन जीरो। तो नियरेस्ट 1000 में 3 कॉमन जीरोस होंगे, तमाम नंबर्स में 3 3 जीरोस इग्नोर होंगे, नियरेस्ट 100 में 2 2 इग्नोर होंगे। So if figures are rounded to the nearest 100 or nearest 1000, then ignore the common zeros from all the numbers and pick stem and leaf from the remaining digits. However, the zeros must be shown in the key for sure, as marks would be deducted. लेकिन जब की आप लिखोगे तो उसमें जीरोस को जरूर शामिल करोगे ताकि मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो अगर जीरोस लिखना भूल गए की में तो फिर मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो यही बात। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने जो आपके सामने रखे हैं, कि आपको नोट्स में जो मैंने थोड़ा सा आउटलाइन दी है हर नोट के अंदर, क्या वो आपको समझ आई है? अब हम जो है ना इन तमाम नोट्स को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, वरना फिर क्लियर लिख दें। अच्छा, जब ये स्टैंडर्ड डायग्राम देखें, एक सैंपल के तौर पे लिखा हुआ है समझाने के लिए। एजेस ऑफ पीपल इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और उनकी मुख्तलिफ एजेस थी। इसमें सबसे छोटा जो लड़का था वो 18 साल का था, और सबसे बड़ा जो आदमी था वो 55 ईयर्स का था। तब वो तमाम लड़के जिनकी एज, जो टीनेजर्स थे, मतलब 18, 18 एंड 19 ईयर्स के थे, तो वो स्टेम 1 के साथ लिखे गए। आप देख सकते हैं, मतलब 18 साल का एक बंदा होगा, दो 19 वाले होंगे। तो हमने कहा कि भाई दो डिजिट्स हैं, एक डिजिट स्टेम हो जाएगा, एक लीफ हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है स्टेम लीफ डायग्राम की। इसमें डिजिट्स ही दो हैं, एक स्टेम एक लीफ। तो अगर स्टेम हमने ऊपर लिख दिया स्टेम, या लिख दी लीफ, तो स्टेम 1 अगर है तो उसके साथ लीफ 8 है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर लीफ के दरमियान कॉमा कॉमा लिख देते हैं। नहीं, कुछ कॉमा नहीं डलेगा, मैं बता रहा हूँ। तरीका ये है कि आप लीव्स में एक प्रॉपर फासला रखेंगे ताकि उसके दरमियान एक स्पेस आपको नजर आए। जैसे आप देख सकते हैं, ये इतनी सफिशिएंट स्पेस है कि ये 89 नहीं लग रहा। वाजे तौर पे पता लग रहा है कि 8 अलग लीफ है, 9 अलग है और 9 अलग है। बस इतनी ही स्पेस रखनी है हर लीफ के दरमियान, लेकिन कॉमा सेपरेटेड नहीं आएगा, याद रखें। तो 1 अगर स्टेम है तो उसके साथ एक 8 लीफ है, फिर एक 9 लीफ है, फिर एक 9 लीफ है। फिर 2 स्टेम है तो 1 3 6 7 7 9। अब देख सकते हैं ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, तमाम लाइन असेंडिंग ऑर्डर में। 3 के साथ 0 2 2 5 8, 1 4 के साथ 1 6 7, 5 के साथ 3 5। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट में एंड में नंबर्स हैं, ये लिखना जरूरी नहीं होता, मैंने बताया था, बट इसको लिखने से आप ही को हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं कि भाई यहाँ पर 3 लीव्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स हैं, और इसी तरह यहाँ 5 हैं या 3 है या 2 हैं। अब अगर मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितने लोग हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। अब काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, जब उसने लिखा होगा ना 20 पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस, द एजेस ऑफ द 20 पीपल दैट वर्क इन एन ऑफिस आर एज फॉलो। तो फिर अगर लीव्स सारी की सारी 20 की 20 है ना, लीव्स का सम 20 है, तो आप समझ जाओगे कि कोई भी नंबर आपने ओमिट नहीं किया, आपसे गलती नहीं हो रही, आपने तमाम नंबर्स को शामिल किया है। तो ये एज अ चेक भी हो सकता है। बाकी मीडियन और क्वार्टाइल्स निकालने के लिए भी फैसिलिटेशन का बाइस बन सकता है। यहाँ तो डाटा सेट बहुत छोटा है, बट अगर ज्यादा डाटा सेट हो तो फिर ज्यादा बेनिफिशियल होती है वैल्यूज। बहरहाल, जब आपने स्टेमिली डायग्राम बना लिया इस तरह से, तो फिर आपने की जरूर लिखनी है। तो इसके लिए एडवाइजेबल ये है कि आप ना टिक कर दें। 2 पे आपने टिक कर दिया, 3 पे टिक कर दिया। इससे बेहतर होता है कि आपने टिक किया और फिर आपने उसी को की में बयान कर दिया। तो 2 और 3, तो 2/3 रिप्रेजेंट्स 23 ईयर्स। मीन्स भी लिख सकते हैं आसान भाषा में, रिप्रेजेंट्स भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर का तरीकेकार यूजुअली वो रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है। तो 2/3 रिप्रेजेंट्स 23 ईयर्स। तो ये तो नेट से मैंने एक सैंपल उठाया था, तो इसमें यहाँ पर मीन्स लिखा हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स में भी कोई मसला नहीं है, सही है। बात एक ही होती है, कान किसी भी तरह पकड़ा जाए, अंग्रेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 2/3 में सिर्फ 23 भी लिखा जा सकता था, बट ये क्या बता रहा है, ये व्हाट इज 23? 23 इज द एज, दैट इज वी आर राइटिंग ईयर्स। तो इसीलिए ये यूनिट जो मैं कहता हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बेसिक सा 20 पीपल को 20 लोग जो एक ऑफिस में काम कर रहे थे, उनकी एजेस थी, उस पर असेंबली डायग्राम बनाया गया, और ये आपके सामने मौजूद है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बैक टू बैक स्टेमिली डायग्राम की तरफ। इसका भी मैंने एक नेट से उठा लिया आपके सामने। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखें। बीच में आपने लिख दिया स्टेम, और राइट पर भी लीफ है और लेफ्ट पर भी लीफ है। और यहाँ लिखा हुआ है टाइम स्पेंड पर मंथ बाय वॉचिंग टीवी एंड बाय प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। अब बहुत सारे लोगों से सर्वे लिया गया कि भाई कितने आवर्स आप टीवी टेलीविजन वॉच करते हो और कितने आवर्स आप कंप्यूटर गेम्स को देते हो पर मंथ। एक मंथ में ऑन एवरेज आपको क्या लगता है आप कितना टीवी देखते होगे और कितने कंप्यूटर गेम्स खेलते होगे?
तो राइट पर टेलीविजन का है और लेफ्ट पर कंप्यूटर गेम्स का है। अच्छा, अब हमने जब ड्रॉ किया तो बीच में हमने लिखी स्टेम और राइट पे लेफ्ट पे लीव्स लिखी। लेकिन राइट पे जो लीव्स हैं वो किस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये लिखना जरूरी है। बाज होगा जैसे कंट्री पी एंड कंट्री क्यू है तो आप लिखेंगे कि राइट पे मैं कंट्री पी ले रहा हूँ और लेफ्ट पे मैं कंट्री क्यू ले रहा हूँ। कोई बंदा क्यू पी राइट पे लेना चाहे, क्यू लेफ्ट पे लेना चाहे, या पी राइट पे लेना चाहे, लेफ्ट पे लेना चाहे और क्यू राइट पे लेना चाहे तो वो किया जा सकता है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। क्योंकि अक्सर वो कहता है कि कंट्री पी को राइट पर और कंट्री क्यू को लेफ्ट पर रखना। तो अगर गाइडेंस एग्जामिनर ने खुद दे दी तो उस गाइडेंस को फिर आपने फॉलो करना होगा। बट अगर एग्जामिनर की तरफ से यहाँ गाइडेंस मिसिंग है तो आप राइट पे कोई भी डाटा ले सकते हैं, लेफ्ट पे कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सही है। अच्छा जी, अब हम देख सकते हैं कि जीरो स्टेम के साथ 2 3 4 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 0 2 0 3 0 4। अच्छा, ये 1 2 1 3 1 5 1 5 1 8। अच्छा, अब ये डेसिमल्स में है, ये इंटीजर्स में है, ये अभी हमें स्टेम, या भाई ये थाउजेंड्स में है या हंड्रेड्स में है, नियरेस्ट हंड्रेड में राउंडेड ऑफ है, हमें नहीं पता, तो ये की से पता चलेगा। सही है। अच्छा, अब यूजुअली जो है यहाँ जो आप देख सकते हैं कॉमन स्टेम नजर आ रही है। अच्छा, अब देखें 8 लिखने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं था। 8 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 8 इज नॉट रिक्वायर्ड। 8 की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कोई लीफ है ही नहीं, ये हमने काट दिया यहाँ से। सही, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। 7 तक हमने, 0 से 7 तक हमारी स्टेम होंगी। अच्छा, अब 6 वो नंबर है जिसके राइट पर कोई लीफ नहीं, मतलब 53 आवर्स टेलीविजन वॉच करने वाले लोग तो हैं, लेकिन 60s की कैटेगरी में वॉच करने वाले कोई नहीं। तो इस लाइन में एक बंदा जो है 53 आवर्स वॉच कर रहा था और फिर अगला बंदा 72 आवर्स वॉच कर रहा था। तो 61 या 62 या 65 या 60s की लाइन में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो टेलीविजन वॉच कर रहा है, तो इसलिए कोई लीफ है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं एग्जिस्ट करता इस लाइन के अंदर। बहरहाल हमने पूरा डाटा लिख दिया। हम चाहें तो ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ लीव हम लिख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, बट वो जरूरी नहीं है। जहाँ जहाँ हमें मीडियन और क्वार्टाइल्स निकालने हो तो वहां हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो लिखी हुई की, इसमें इसने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से की लिखी है, क्योंकि मैंने नेट से उठाया हुआ है, जाहिर सी बात है, तो इसने अपने अंदाज में की लिखी है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। यूजुअली जो है आपको जब आप की देते हो तो आप आसान भाषा में की हेडिंग डालते हो, आप लिखते हो इस तरह से। इसलिए मैंने यहाँ की अपने अपने अल्फाज में लिख दी है, बताने के लिए कि भाई कोई इतना मसला नहीं है, इतना सजा के लिखने की जरूरत नहीं होती। बस आपने लिखना है की, और फिर आपने कोई नंबर्स चूज कर लेने, जो नंबर्स चूज करने हैं उसको आप टिक कर दें। जैसे यहाँ 4 2 1 को लिया है ना, तो 2 4 और 1, उसको मैंने बता दिया, मैं टिक जिसको कर रहा हूँ उसी को मैं की में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ। 4 ऑब्लिक, इस वर्टिकल लाइन की जगह वजह से एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, तो 4/2/1 रिप्रेजेंट्स। अब देखें ये स्टेम बीच में है, तो 2 के साथ 1 कनेक्ट होगा तो 21, और 2 के साथ 4 कनेक्ट होगा तो 24। तो 4/2/1 रिप्रेजेंट्स 21 आवर्स ऑफ टेलीविजन एंड 24 आवर्स ऑफ कंप्यूटर गेम्स। इसमें हम चाहें तो बेहतर है मेरे ख्याल से कि ऑफ लिख दें, लेकिन खैर अंग्रेजी अंग्रेजी का या इस चीज़ की कोई पेनलाइजेशन नहीं है। लेकिन अल्फाज थोड़े से बेहतर होंगे अगर आप कर दें। जैसे मैं, मुझे इस वक्त लग रहा है कि ऑफ आना चाहिए तो मैंने ऑफ लिख दिया, लेकिन कोई मसला नहीं है। 21 आवर्स ऑफ टेलीविजन एंड 24 आवर्स ऑफ कंप्यूटर गेम्स, यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि सवाल में कंप्यूटर गेम्स का जिक्र है तो हम कंप्यूटर गेम्स पूरा लिख देंगे। सही है। ये मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखने के लिए पहले कभी लिखी होगी, बाज़ औक़ात ना फिजिकल क्लास के अंदर हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है और हमें जल्दी टॉपिक खत्म करना होता है, तो बाज़ औक़ात जल्दी जल्दी में हम कर देते हैं, तो इसलिए अभी तो कोई जल्दी नहीं है मुझे, तो मैं इसलिए इसको अच्छी तरह से रेक्टिफाई कर देता हूँ। सही है। तो ये हमने की हेडिंग डाली, फिर मैंने लिख दिया 4/2/1 रिप्रेजेंट्स 21 आवर्स ऑफ टेलीविजन एंड 24 आवर्स ऑफ कंप्यूटर गेम्स। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। तो बस इतना काफी है। अब इसमें की लिखें, फिर स्टेम, लीफ और ये हेडिंग डालें, इस तरह से कोई जरूरत नहीं, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये भी लिखना जरूरी नहीं कि 4/2/1 represents 21 आवर्स ऑफ टेलीविजन एंड, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना 21 आवर्स टीवी एंड 24 आवर्स गेम, तो मैंने इसी को फॉलो करके ऊपर लिख दिया होगा। बट अपना भी तो कोई टच डालना है ना, तो वो भी डाल दिया, 21 आवर्स ऑफ टेलीविजन एंड 24 आवर्स ऑफ कंप्यूटर गेम्स।
सही है। अच्छा, अब यहाँ उसने जो है कि लिखी है, हमने रिप्रेजेंट्स करके लिख दिया, उसने इक्वल्स टू करके लिख दिया। अभी ऊपर हमने एक एग्जाम्पल देखा, उसमें मीन्स लिखा हुआ था, यहाँ पर उसने इक्वल्स टू लिख दिया, हम रिप्रेजेंट्स लिख रहे हैं। तो एग्जामिनर का जो स्टाइल है वो यूजुअली रिप्रेजेंट्स लिखने का हो रहा होता है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। 4/2/1 represents 24 1 hours of TV and 24 hours of computer game। इस तरह से एक सवाल आया था सर, बैक टू बैक स्टेम लीव डायग्राम में दो कीज लिखनी है, की एक ही होगी, लेकिन उस की में हम दोनों को कैटर कर रहे होंगे, तो इस तरह याद रखें, डबल की नहीं हो सकती। आप कहें 4/2 represents 24 और फिर अलग से नीचे लिखें कि 2/1 represents 21, नहीं, एक सिंगल की होगी और फिर उसको आप रिप्रेजेंट करोगे, बताओगे कि सिंगल की क्या बता रही है। तो ये सिंगल की इस तरह से लिखी जाती है, इसमें आप पहले लेफ्ट को कवर कर लो फिर राइट को कवर कर लो, या पहले राइट को कवर कर लो फिर लेफ्ट को कवर कर लो, इससे कोई मसला नहीं है। मतलब अब लिख दो 4/2/1 represents 24 hours of computer games and 21 hours of TV, इस ऑर्डर में लिख दो तो भी मसला नहीं। पहले कंप्यूटर गेम्स का जिक्र कर लो फिर टीवी का जिक्र कर लो, तो इसका कोई मसला नहीं। असल चीज है, आप जब 21 लिख रहे हो तो आप टेलीविजन की बात करो, जब 24 लिख रहे हो तो आप गेम्स की बात करो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 24 की बात पहले की और लिख दिया टीवी, और 21 की बात बाद में की आपने लिख दिया गेम्स, तो फिर फंस गए आप, गलती हो गई। तो इसमें कॉशियस होना है आपने। बहरहाल स्टेमिली डायग्राम की इस तरह से लिखी, बैक टू बैक स्टेमिली डायग्राम की इस तरह से लिखी जाती है। तो मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑल गुड? अब तक कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब देखें, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए, अब एग्जाम्पल्स हैं जिस एग्जाम्पल्स को आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। अब वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो रैंडम सैंपल ऑफ 14 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द मार्क्स दे स्कोर्ड इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 75 मार्क्स। सर मैं चाहता हूँ कि आप बना आराम से लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, सफाई सुथराई के साथ। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, ताकि मैं सुकून से सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर सकूं, क्योंकि तकरीबन हमारे पास 20-25 मिनट है, उसके बाद असर की नमाज भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले मैं वाइंड अप कर दूं। तो मैं तरतीब से हम एग्जाम्पल्स को कवर कर लेते हैं। आप सोल्यूशंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इत्मीनान से उसको नोट्स बना लीजिएगा इंशाल्लाह। और ये मैंने जितना समझा दिया उसके बाद ये तमाम एग्जाम्पल्स आप खुद करने के लायक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ यू कैन डू ऑल द एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन, बट पास पेपर्स बहुत सारे ऑलरेडी मौजूद हैं खुद करने के लिए, तो इसीलिए जो है मैं आपको एग्जाम्पल्स खुद गुजार रहा हूँ। तो a random sample of 14 students recorded the marks they scored in a particular mathematics test of 75 marks। 14 स्टूडेंट्स की बात हो रही है और डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, नॉर्मली नहीं होता अरेंज, तो आप अरेंज कर देंगे। ड्रॉ a stem and leaf diagram to illustrate the information given above। इसमें कोई मसला नहीं है, आपको जिस जो नंबर की वैरायटी नजर आ रही है उसमें 2 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट स्टेम होगा, 1 डिजिट लीफ होगी। तो 1 स्टेम जब होगा तो 1 स्टेम के साथ आपको 2 4 और 6 की लीफ नजर आएगी, 2 के साथ आपको 0 2 और 7 9 की नजर आएगी, 3 के साथ। तो आपने आसानी से, अच्छा स्टेम एंड लीफ की हेडिंग का देना ये जरूरी नहीं, ऊपर जो हम देख रहे थे स्टेम लीफ डायग्राम उसमें हेडिंग्स वगैरह डली हुई थी, लेकिन क्योंकि हम की तो लिख ही रहे हैं ना, तो की में हम सब बता ही रहे होते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। सही है। लिहाजा असल चीज ये है कि आप की देंगे स्टेम लीफ डायग्राम बनाने के बाद, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पे सारे स्टेम्स लिख दिए, वैरायटी देख लें, 1 स्टेम है और मैक्सिमम 5 है, और 2 3 4 सब नजर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सारे स्टेम्स हो गए। अब 1 के साथ जो लीव्स नजर आ रही हैं वो है 2 4 और 6, मैंने लिख दी। अच्छा, ये ऑप्शनल वाली चीज जो है ये भी मैंने यहाँ पर लिखी है, जरूरी नहीं है, ये आप लाइन ना भी लिखें तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये वाली लाइन ये ना भी लिखें तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, बट मैंने लिख दी है, इससे फायदा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों की आदत बने ये चीज लिखने की। फिर 2 के साथ आप देखें 0 2 और 7 9 4 लीव्स हैं, 3 के साथ 6 एक लीफ है, 4 के साथ 5 7 9 तीन है, और 5 के साथ 2 3 5 2 3 9, सॉरी 2 3 9 नंबर ऑफ लीव्स भी लिख दी हैं। अब 14 स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ लीव्स काउंट कर लें, 3 और 4 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, देख लें नंबर ऑफ लीव्स का टोटल देख लें तो 14 ही बन रहा है। इसका मतलब मैंने तमाम नंबर्स को शामिल किया, किसी को इग्नोर नहीं किया। फिर मैंने की लिखी, की के लिए मैंने टिक कर दिया उन नंबर्स को जिसको मैं की में लिख रहा था। 3/6 represents 36 मार्क्स, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। सही है, स्क्रीनशॉट ले लें और एक्नॉलेज कर दें। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
चल अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, मैंने एक डेसिमल वाली एग्जांपल आपके सामने रखनी थी, तो वो डेसिमल एग्जांपल आ गई। A random sample of 10 students, sorry, a random sample of 10 insects was taken and their lengths in millimeters. Random sample of 10 insects was taken and their lengths in millimeters were recorded. The results are shown below. अब 13.4, 13.8 सारे आपको नजर आ रहे हैं। स्टेम लीफ डायग्राम बनाना है तो मसला ही नहीं है। 13 स्टेम नजर आ रही है, 14, 15 और 16 चार स्टेम है। और 13 स्टेम के साथ 4, 8 नहीं, 4, 8 और 9 नजर आ रही है। 14 के साथ 2, 6 नजर आ रही है। 15 के साथ 1 और 3 और 8 नजर आ रही है। 16 के साथ 1 और 2 नजर आ रही है। बट स्टेमिनरी डायग्राम में डेसिमल को शामिल नहीं करेंगे। यही मैंने काम किया। 13, 14, 15, 16। 13 के साथ 4, 8, 9। 14 के साथ 2 और 6। 15 के साथ 1, 3, 8। 16 के साथ 1 और 2। की जो है उसमें लिखा हुआ है 15। जो लेना था की में, मैंने उसको टिक कर दिया। 15 लिया, यहाँ से 3 ले लिया, या 1 भी ले सकता था। तो 15 और 3 ले लिया, तो 15/3 रिप्रेजेंट्स, अब बताएगा 153 है या 153,000 है या 15.3 है, तो की लिखना जरूरी था। अच्छा, यूनिट लिखना भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था लेंस इन मिलीमीटर्स। लिहाजा आप देखें, यहाँ मैंने मिलीमीटर्स लिखा है। नहीं लिखता तो फिर भी मार्क्स कट जाते। तो की में आपने की प्रॉपर लिखनी है, जिसके अंदर यूनिट का लिखना लाजमी है। तो 15/3 रिप्रेजेंट्स 15.3 मिलीमीटर्स। सही है। तो डेसिमल का जो टच है वो भी की ने दे दिया, और जो यूनिट था उसके बारे में भी बता दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मूव करते हैं आगे। कोई ऐसी चीज है नहीं, इंशाल्लाह तो मसला होगा नहीं। अच्छा देख, एक और एग्जांपल आपके सामने। A random sample of 10 houses was taken and their prices in dollars to the nearest $1,000 were recorded. The results are shown below. अब देखें, तमाम जो प्राइसेस आपको नजर आ रही है ना, दे आर टू द नियरेस्ट $1,000। मतलब दे आर प्राइसेस इन डॉलर्स टू द नियरेस्ट $1,000। इसका मतलब है तमाम प्राइसेस को नियरेस्ट $1,000 में राउंड ऑफ किया गया। जब तमाम नंबर्स राउंडेड ऑफ हैं, तो आपको 3 कॉमन जीरो सब में नजर आ रहे होंगे। अब 250,000 में आपको 3 जीरोस के अलावा भी एक जीरो नजर आ रहा है, तो 3 जीरो सबसे इग्नोर करेंगे हम, और वो की में कैटर होंगे। बाकी इसके अलावा जितने नंबर्स आपको, जो नंबर्स नजर आ रहे हैं, उसमें से स्टेम और लीफ को चूज करोगे। 242 में 24 स्टेम और 2 लीफ। 247 में 24 स्टेम और 7 लीफ। इसी तरह 235 में 23 स्टेम और 5 लीफ, एंड सो ऑन। और की में इस चीज को हम कैटर कर देंगे। तो ऐसे बनेगा आपका स्टेम एंड लीफ डायग्राम। 22 नजर आ रही है स्टेम, 22 के साथ लीफ है 5 और 6। 23 के साथ है 5 और 8 और 9। 24 के साथ है 2, 7। 25 के साथ है 0, 2 एंड 3। और नंबर ऑफ लीव्स हम कहीं लिख रहे थे, कहीं नहीं लिख रहे थे। यहाँ तो मैंने लिखी थी, बट मैंने आगे एग्जाम्पल्स में नहीं लिखी, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि फर्ज नहीं है। लिहाजा जब नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें। एग्जामिनर भी कभी लिखता है, कभी नहीं लिखता। तो इसका लिखना शर्त नहीं है। भारत, इसको लिखने से खुद को ही फायदा होता है, कभी कभार, हमेशा नहीं। जब फायदा नजर आए तो लिख लें, जब ना नजर आए तो ना लिखें। फिर हमने वो टिक किया और हमने लिख दिया 23/5 रिप्रेजेंट्स 235,000 डॉलर्स। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, जिसमें कॉमन जीरोस वाली चीज भी आ गई। पास में मुख्तलिफ सवाल में आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं एग्जाम्पल्स, तो मैंने उन्हीं को देखते हुए एग्जाम्पल्स बना दिए। बाकी फिर उनसे मीडियन और क्वार्टाइल्स वगैरह कैसे निकालने हैं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक पास पेपर का क्वेश्चन ही नोट्स में कवर्ड है इंशाल्लाह, उसके थ्रू आपको बता दूंगा। उसकी बेसिस पर आप स्टेम लीव डायग्राम के सारे सवाल करने की पोजीशन में होंगे। और जितनी भी जो मेरे पास रिकॉर्डिंग कुछ सवाल की अगर स्टेम लीव डायग्राम की मौजूद है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब आप इंशाल्लाह उसकी बेसिस पर स्टेम लीव डायग्राम के सारे सवाल को निपटा देंगे। और वो जो रिकॉर्डिंग्स में दूंगा, उसमें अगर कोई सवाल आपका आता है, तो उसमें से अगर कोई कॉमन सवाल आपका है प्रॉब्लम में, तो आप सॉल्व आउट, सॉर्ट आउट कर लोगे। बट इसके अलावा अगर कोई सवाल निकला, तो वो आप मुझसे पूछ लोगे। यूजुअली ये आसान टॉपिक ही है, कोई इतना मसला होता नहीं। लेकिन फिर भी किसी का बिलफर्ज कोई मसला आए, तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। जनाब, यहाँ तक अमन है? ऑल गुड? स्क्रीनशॉट ले लें, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब ये बैक बैक टू बैक स्टेमिनरी डायग्राम का एक एग्जांपल, वो जिसके अंदर हमें बैक टू बैक स्टेमिनरी डायग्राम बनाना है।
The random sample of 9 students from school P and 10 students from school Q recorded the marks they scored in a particular mathematics test of 50 marks. The results are shown below. अच्छा, दो स्कूल्स हैं, एक का डाटा राइट, एक का डाटा 9 स्टूडेंट्स का है और एक का 10 स्टूडेंट्स का डाटा है. ड्रॉ अ बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन. अब जब इसने नहीं लिखा कि स्कूल पी को कहाँ लेना है, राइट पर या लेफ्ट पर, तो फिर हम अपनी मर्जी से किसी को भी राइट और किसी को पी लेफ्ट पर ले सकते हैं. जब एग्जामिनर ने मेंशन ना किया हो तो हमारा ऑप्शन होता है कि हम राइट पर किसको लें, लेफ्ट पर किसको लें, बट मेंशन किया जाएगा तो उसको फॉलो करना होगा. तो हम स्कूल पी और स्कूल क्यू को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं. हाल अगर मैं वन स्टेम लूंगा, स्कूल पी को अगर मैं मिसालें कहाँ ले रहा हूँ, लेफ्ट पे ले रहा हूँ, तो वन स्टेम के साथ फोर, एक लीफ 4 आएगी, एक 6 आएगी, एक 8 आएगी जो लेफ्ट पे लिखी जाएंगी, और वन ही स्टेम के साथ 2, 7 और 9 जो लीव्स होंगी वो राइट पे लिखी जाएंगी. अब देख सकते हैं मैंने इसी ऑर्डर में ये आपके सामने बनाया है. जब मैंने वन बीच में लिखा, अच्छा अब मैं स्टेम और लीफ की हेडिंग तो नहीं डालता, लेकिन ये तो लिखना जरूरी है ना कि मैं कौन सा डाटा कहाँ ले रहा हूँ. तो बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम के अंदर ये वजाहत करना बहुत जरूरी है. सही है. बहरहाल आप एहतियातन अगर स्टेम और लीफ की हेडिंग भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं कि दिस इज द स्टेम. आप लिखना चाहें आप लिख लें, ये मेरा स्टेम है. ये आप हर डायग्राम में शामिल कर सकते हैं चाहें तो. सही है. तो मैंने ये स्टेम लिख दिया. अब राइट पे जो लीफ है उसमें स्कूल क्यू है और लेफ्ट पे जो लीव्स है वो स्कूल पी है. अच्छा, वन के साथ देखते हैं 4, 6, 8, 4, 6, 8 इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ वन के साथ 2, 7, 9 इन असेंडिंग ऑर्डर. टू के साथ आप देखें 2, 5, 7 लेफ्ट पर इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर 3, 7, 7, 7, 3, 7, 7 राइट की तरफ. तो 3 के साथ देखें तो 2, 6 एंड 8 लेफ्ट की तरफ इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर 3 के साथ 2, 3 एंड 4 राइट की तरफ इन असेंडिंग ऑर्डर. स्कूल क्यू पूरा डाटा राइट पे नजर आया, स्कूल पी पूरा डाटा लेफ्ट पे नजर आया. की देने के लिए हमने टिक कर लिया 4, 1 और 2 को. नाउ आई विल राइट 4/1/2 represents 14 marks for 14 marks scored by a student of school P and 12 marks scored by a student of school Q. पूरी लंबी लाइन अगर लिखूंगा तो ये होगी. जब एग्जामिनर खुद सवाल देता है ना तो वो इतनी लंबी की देता है, थोड़ा वजाहत के साथ बयान करता है कि ये 14 मार्क्स स्कूल पी के स्टूडेंट लाए हैं और 12 मार्क्स स्कूल क्यू का स्टूडेंट लाए. बट अगर हम खाली इतना भी लिख देते हैं कि 14 मार्क्स ऑफ स्कूल पी एंड 12 मार्क्स ऑफ स्कूल क्यू, तो ये भी समझ आने वाली बात. बट अगर इसको और वाजे करना चाहूँ तो, और ज्यादा डिटेल करना चाहूँ तो 14 मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल पी एंड 12 मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल क्यू, ये और डिटेल्ड हो जाएगी. बट यूजुअली मार्किंग स्कीम भी बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा अल्फाज पे फोकस नहीं कर रही होती, इसलिए चंद अल्फाज भी काफी हो जाते हैं. इसलिए यहाँ मैंने शॉर्ट अल्फाज ही लिखे, ज्यादा डिटेल नहीं लिखे, ताकि आपके ऊपर बर्डन ज्यादा ना हो. बट बेहतर यही होता है कि आप थोड़ी वजाहत अच्छे से करें. खैर यहाँ मैं मिटा के नहीं लिखूंगा, ये लिखा हुआ बिल्कुल मुनासिब है. रिप्रेजेंट्स 14 मार्क्स ऑफ स्कूल पी एंड 12 मार्क्स ऑफ स्कूल क्यू. पता चल रहा है कि ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे ना, मार्क्स तो स्टूडेंट के होंगे, तो इसलिए फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना लिख कर भी समझ आ रही होती, तो इसी उसमें से एक है. सही है. तो ये बैक टू बैक असेंबली डायग्राम का एक और एग्जाम्पल हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. तो अगले एग्जाम्पल की जाने बढ़ते हैं. यहाँ तक सबको क्लियर, एवरीथिंग ऑल गुड. अच्छा जी, अब देखते हैं हम ये जो हमारे सामने सवाल आ रहा है ना, थोड़ी देर में इसको बल्कि क्लियर करता हूँ ताकि आपको सवाल पूरा दिखा सकूं. अब ये 5 सेक्टर का एक सवाल है, और इसी सवाल का मैंने कमेंट वाला पार्ट जो है ये डिस्कस किया था कैटेगरी नंबर 1 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाली कैटेगरी के अंदर, इफ यू रिमेम्बर. तो उसमें सिर्फ कमेंटिंग वाली बात थी जो डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले. बाकी ये पूरा सवाल मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, किस तरह से सवाल स्टेम लीफ डायग्राम का आता है. ये अच्छा बड़ा सवाल है, 3, 4, 7, 2, 9 नंबर का, 9 नंबर का स्टेम लीफ डायग्राम का सवाल आया है. तो वैसे भी टॉपिक 1 की वेटेज 20% ही है,
रिप्रेजेंटेशन और डेटा सिलेबस के 5 टॉपिक में से एक टॉपिक है, तो ऑन एवरेज तमाम टॉपिक्स 20% ही आ रहे होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा प्लस माइनस हो रहा होता है, बट समझ लेंगे एक बड़ा सवाल आया यहाँ से। द वेट्स इन kilograms of two groups of 17-year-old males from country P and country Q are displayed in the following back-to-back stem and leaf diagram। अब 17 साला मेल्स हैं कंट्री पी के भी और कंट्री क्यू के भी, और डिस्प्ले हो रहे हैं इन द बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अब हमसे नहीं बनवाया, उसने दिया है इन द थर्ड रो ऑफ द डायग्राम। अच्छा, फिर इसने इंडिकेशन दी, हम टिक करते थे, इसने लिख दिया इन द थर्ड रो ऑफ द डायग्राम। तो एक रो, दो रो, थर्ड रो। थर्ड रो में कह रहा है 4/7/1 डिनोट्स लिख रहा है, ये रिप्रेजेंट्स नहीं लिखा, इसने डिनोट्स कर दिया। डिनोट्स मुख्तलिफ सवालात में मुख्तलिफ तरीके से लिखा जा सकता है। तो 4/7/1 represents 74 kg for a male in country P, लेकिन सिर्फ 74 kg इन कंट्री P नहीं लिखा हुआ, 74 kg for a male in country P and 71 kg for a male in country Q। तो हम भी एग्जामिनर का स्टाइल फॉलो करें, जितनी वजाहत ये कर रहा है उतनी वजाहत हम करें। यहाँ भी हम इसको अगर अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा की ऊपर वाली जो हमने की लिखी थी उसी को इसी इसी के तर्ज पर लेकर आना चाहें तो क्या करेंगे। फॉर अ मेल इन कंट्री पी था, तो फॉर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल पी 14 मार्क्स फॉर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल पी एंड 12 मार्क्स फॉर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल पी। मैंने उसी तरह पे एडिटिंग कर दी यहाँ पर, सही है। वैसे मैंने कहा ना सफिशिएंट हो जाएगी मार्किंग स्कीम के अंदर, बट जितना पॉलिश करो अपने नो अपनी चीजों को वो ज्यादा बेहतर होता है। तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ और बेहतर कर दिया की का अंदाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द एग्जामिनर इज डूइंग। तो 4/7/1 denotes weights of 74 kg for a male in country P। तो यहाँ represents 14 marks for a student of school P and 12 marks for a student of school Q। सही है ना। अच्छा, अब मैं वापस क्लियर कर रहा था, वापस क्लियर हो गया। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ उसने लीव्स भी नहीं लिखी, तो अगर हमें किसी का मीडियन और क्वार्टाइल्स निकालना है तो हम चाहें तो लीव्स हम खुद से लिख सकते हैं अपनी मदद के लिए। नहीं लिखना चाहते तो भी ना लिखें, इसके बगैर कर लें। लिखना चाहते हैं तो लिखें, बट एग्जामिनर ने नहीं लिखी, उसी से पता चलता है कि एग्जामिनर खुद नहीं लिखता, तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है। अच्छा, फिर कह रहा है मीडियन एंड क्वार्टाइल वेट्स फॉर कंट्री क्यू निकालें। अब आप देखें कंट्री क्यू में टोटल लोग हैं कितने, पहले तो ये जरूरी है काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कितने 29। तो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो क्या फॉर्मूला फॉलो होते हैं और इवन हो तो क्या फॉलो होते हैं, ये कैटेगरी 1 में बताया था। मीडियन के लिए तो मैंने हमेशा ये कहा था हाफ ऑफ n+1, चाहे n ऑड हो या इवन हो। बट लोअर क्वार्टाइल के लिए मैंने बताया था हाफ, सॉरी 1/4 ऑफ n+1 अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, और अगर n इवन है तो 1/4 ऑफ n करना पहले और फिर उसमें +0.5 करना अगर n इवन है तो। इसी तरह अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 ऑफ n+1 करना अगर n ऑड है, और 3/4 ऑफ n प्लस 0.5 करना अगर इवन है। मतलब यहाँ 1/4 n+1 करना है, फिर उस पर 1/4 लगाना है। लेकिन इवन के केस में 1/4 पहले n का निकाल लेना है, फिर जो आंसर है उसमें 0.5 ऐड कर लेना। तो ये फर्क है। अपर क्वार्टाइल में 1/4 की जगह 3/4 ले लेंगे, फॉर्मुलाज बाकी सेम है। 3/4 ऑफ n+1 और 3/4 ऑफ n प्लस 0.5 ऑड और इवन रिस्पेक्टिव। तो मीडियन में सेम था, अपर और लोअर में डिफरेंट था। अब यहाँ क्योंकि हमने 29 काउंट कर लिए थे तो अब ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो फॉर्मुला कहता है 1/4 ऑफ n+1 एंड 3/4 ऑफ n+1, और मीडियन भी हाफ ऑफ n+1। तो मीडियन इज हाफ ऑफ n+1। बताओ कौन सी ऑब्जर्वेशन बनेगी। तो हाफ ऑफ 29 + 1 हाफ ऑफ 30 इज 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ आके गाड़ी रुकी। ये मेरी मीडियन वैल्यू हो गई। अच्छा, डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज यू कैन सी। नहीं होगा अरेंज, ऐसा नहीं हो सकता।
वो खुद भी बनाता है तो अरेंज करके देता हूँ। दिस इज 78। अच्छा, की ने ऑलरेडी बता दिया था कि डेसिमल नहीं है 74 के, हमने लिख दिया 78 kg मेरा मीडियन हो गया। अच्छा सही है, तो हाफ ऑफ 29 + 1 किया 15 आया, 15th ऑब्जर्वेशन रीड करेंगे तो 78 आ जाएगा, मीडियन हो गया 78 kg। लोअर क्वार्टाइल होता है 1/4 ऑफ 29 + 1, 1/4 ऑफ 30 7.5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7.5 का क्या मतलब होता है, 7th एंड 8th का एवरेज। तो 7th है 71, 8th है 73, इनका एवरेज होगा 71 + 73 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 72। तो लोअर क्वार्टाइल हो गया 72, मीडियन क्या था 78, लोअर क्वार्टाइल क्या आया 72। अच्छा, अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 ऑफ 29 + 1, 3/4 ऑफ 30 इज 22.5, मतलब 22nd एंड 23rd का एवरेज। यहां तक हम पहुंच गए, यहाँ 15 वैल्यूज हो गई थी, 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो 22nd इज 88 एंड 23rd इज ऑल्सो 88, तो 88 और 88 का एवरेज भी 88 ही होगा, तो अपर क्वार्टाइल इज 88। दिस इज द डाटा, ये सारी वर्किंग आ गई। एन ऑड है तो लोअर कॉट मीडियन के लिए n+1/2 15 और रीड किया 78, लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4 किया 7.5 आया, 7th और 8th का एवरेज लिया 72, अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 ऑफ n+1 लिया 22.5 आया, 22nd एंड 23rd दोनों सेम थे, उनका एवरेज भी लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं थी बट समझाने के लिए कि देखो उनका एवरेज भी वही आएगा 80 आएगा, तो लिखने की जरूरत क्या है, फिर डायरेक्ट 88 लिख सकते थे। तो मीडियन निकालना था और क्वार्टाइल्स निकालने थे, इसका मतलब लोअर और अपर क्वार्टाइल निकालने, इंटर क्वार्टाइल रेंज का कहता है तो वो भी निकालना पड़ता। पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया, 3 नंबर की रिक्वायरमेंट थी। पार्ट 2 में कहता है यू आर गिवन दैट द लोअर क्वार्टाइल मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल फॉर कंट्री पी आर 84 94 एंड 98 रिस्पेक्टिवली। अब लोअर क्वार्टाइल मीडियन अपर क्वार्टाइल कंट्री पी के दे दिए, कंट्री क्यू के निकलवा लिए थे ऑन अ सिंगल डायग्राम ऑन ग्राफ पेपर। पहले कहता था ग्राफ पेपर में बनाओ क्योंकि 2002 का सवाल है, नवंबर 2002 का, बहुत पुराना सवाल है, लेकिन अब ग्रिड देता है तो कहे ऑन द ग्रिड ऑन द नेक्स्ट पेज और ऑन द ग्रिड बिलो प्लॉट 2 बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स ऑफ द डाटा। वेरी सिंपल, मिनिमम और मैक्सिमम इसके अलावा निकालनी है, बाकी सब तो पता है। तो कंट्री क्यू के लिए मिनिमम क्या है 51 और मैक्सिमम क्या है 105, और कंट्री पी के लिए मिनिमम है 74 और मैक्सिमम है 105। मिनिमम मैक्सिमम निकालनी, मीडियन लोअर क्वार्टाइल मीडियन अपर क्वार्टाइल कंट्री क्यू के भी पता है और कंट्री पी के भी पता है, उसको फॉलो करेंगे और हम बॉक्स एंड विस्कर कैसे बनाएंगे ये मैंने यहाँ बना दिया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, कमेंटिंग भी देख लें एक दफा, मीडियन कंपेयर किया होगा हमने, बल्कि बॉक्स एंड विस्कर के बाद है ना, तो मीडियन कंपेयर करें तो मीडियन देखें कंट्री क्यू का और कंट्री पी में फर्क है, कंट्री पी का मीडियन बहुत ज्यादा आगे, इसका पता चला पीपल हैवियर इन पी देन क्यू। इफ यू रिमेंबर इसी तरह के कमेंट्स मैंने कैटेगरी 1 में डिस्कस कर लिए थे, पीपल हैवियर इन पी देन क्यू, ये मार्किंग स्कीम के अल्फाज है, लेकिन आप जो है वो अपने अल्फाज में भी लिख सकते थे कि द वेट्स ऑफ ऑन एवरेज द वेट्स ऑफ मेल्स द वेट्स ऑफ 17-year-old मेल्स इन कंट्री पी इज मोर देन दैट इन कंट्री क्यू। तो अल्फाजों में तो फिर आप अपने हिसाब से लिखोगे ना इसने, लेकिन इट हैज टू बी एप्लीकेटिव, एप्लीकेशन होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट, इट हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट, एमएस सेज दिस, इट हैज टू बी इन कॉन्टेक्स्ट। इन कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है भाई, इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने बात करनी है वेट्स की, the people heavier in P than Q, या वेट्स का जिक्र होता था, the way on average the weights of people in country P is more than the weights of people in country Q। सही है, तो यहाँ हेवियर से भी खैर कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है इसलिए बात हो रही है, वरना तो यूजुअली वेट्स है तो वेट्स का जिक्र होना चाहिए। तो पीपल हेवियर इन पी देन क्यू। अगले पार्ट में स्प्रेड देखा जाता है। अब देखो, अगर मैं इंटरक्वार्टाइल रेंज दोनों की निकाल लूं तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करने के बाद एक की इंटरक्वार्टाइल रेंज 16 आ रही है, एक की 14 आ रही है, तो कंट्री क्यू की इंटरक्वार्टाइल रेंज ज्यादा है, जिसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज ज्यादा है उसका स्प्रेड ज्यादा है। तो स्प्रेड ज्यादा होने का मतलब हम बताएंगे कि वेट्स मोर स्प्रेड आउट इन की क्यू देन पी, क्यू में इंटरक्वार्टाइल रेंज ज्यादा है तो स्प्रेड ज्यादा है, तो वेट्स मोर स्प्रेड आउट इन क्यू देन पी। तो ये पार्ट 3 वाले कमेंट्स हमने कैटेगरी 1 में डिस्कस किए थे, मैंने रीइंफोर्स कर दिए। पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 में बॉक्स एंड विस्कर बनाने थे, वो आप देख लें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लें। और अब नीचे आप देखें मैंने कैसे बनाया, मैंने लिख दिया कंट्री पी में जो मिनिमम, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, मैक्सिमम, आप भी इसी तरह लिख कर करें, सबसे आसान। कंट्री क्यू में मिनिमम, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम। फिर आप देख सकते हैं मैंने जो है वो
50 से लेकर 105 तक लिया है, लिखा है वेट्स इन केजी, तो ना सिर्फ वेट्स लिखा है बल्कि यूनिट भी लिखा गया। तो यूनिट भी लिखना जरूरी है, वर्टिकल पे कुछ लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, दो बॉक्स एंड विस्कर बन रहे हैं तो बताना है ना कौन सा कंट्री पी कौन सा कंट्री क्यू का है, तो लिख दिया कि ये कंट्री क्यू का है, ये कंट्री पी का है। अच्छा, कंट्री क्यू वाला जो है 51 से शुरू हुआ, 2 सेंटीमीटर 10 यूनिट है, तो एक ब्लॉक 1 यूनिट का है, वन स्मॉल ब्लॉक इज 1 यूनिट। 51 से लेकर 105 तक जा रहा है, और जबकि ये 74 से लेकर 105 तक जा रहा है। 51 पे और 105 पे डॉट है, बल्कि डॉट के साथ मैंने हल्की सी छोटी सी लाइन भी बना दी, और मीडियन आपका 72 था, क्यू की बात कर रहा हूँ, वहां वर्टिकल लाइन, फिर 78 मीडियन पे दूसरी वर्टिकल लाइन, हाँ 78 है ना, 78 पे लाइन है, और फिर 88 पे तीसरी वर्टिकल लाइन, नहीं ये 88 है जी, ये 88, और फिर 105 पे डॉट। फिर ये बॉक्स बन गया आपका, द विस्कर्स बन गई दो, विस्कर्स को बॉक्स से नहीं गुजारना, विस्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी, और ये विस्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी। सही है, तो दो विस्कर्स हो गई और एक बॉक्स हो गया, तो बॉक्स एंड विस्कर कंट्री क्यू का भी बन गया, पी का भी बन गया। फिर कमेंटिंग करनी थी, कमेंटिंग कर दी। बात समझ आ रही है? तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 मुकम्मल हो गया, लेबलिंग कर दी और दो बॉक्स एंड विस्कर बना ली। स्क्रीनशॉट ले लें और एक्नॉलेज कर दें जल्दी से। स्टेम एंड लीव डायग्राम के एडवांटेज खत्म करता हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है। एलएमएस पे इंशाल्लाह पास पेपर्स के सवाल तो अपलोडेड ही है, ये कैटेगरी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, कुछ पास पेपर अपलोड कर दूंगा, मुकम्मल कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले इंशाल्लाह। एडवांटेजेस ऑफ स्टेम लीव डायग्राम क्या है? इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्मॉल डाटा सेट्स, स्मॉल डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बेहतरीन है। द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सीन बाय रोटेटिंग द डायग्राम थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखें कैसे हिस्टोग्राम अगर आप देखते हैं, अगर मैं इसको रोटेट करूं, ऑप्शन है मेरे पास रोटेट करने का, जी है, देखो मैंने ऐसे ही रोटेट किया। अब हिस्टोग्राम में कैसा होता है कि ऊपर तक बार जा रहा होता है, हिस्टोग्राम ऑलवेज में देखा है ना, आईजीसीएसई में, यहाँ भी देखेंगे, देखेंगे ये समझ ले बार है, देख रहे हैं ये बार 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 कैसे बनते थे, तो पता चल रहा है कि ज्यादातर वैल्यू 7 के अंदर है, हाइट इतनी ऊपर जा रही है, ये बात ये कर रहा था कि आप जो है, अच्छा नहीं इसको नहीं करना, ये मुझे वापस इसको रोटेट करना होगा, तो रोटेट द पेज क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो वापस आ गया, सही है। अच्छा जी, तो हम बात क्या कर रहे थे कि ये रोटेट करके पता चल जाता है कि कहाँ तक जा रहा है, हिस्टोग्राम की तरह, सही है, तो कहाँ ज्यादा नंबर्स हैं, क्या सिलसिला है, क्या पैटर्न नंबर्स का पता चल रहा होता है। तो यही बात लिखी हुई है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सीन बाय रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ डाटा। ये मैंने कहा ना, मार्किंग स्कीम के मुख्तलिफ आंसर्स किताबों से और मार्किंग स्कीम देखकर मैंने कंपाइल कर ली। इट कंटेन्स ऑल द ओरिजिनल डाटा वैल्यूज, सबसे बड़ा फायदा, बॉक्स एंड विस्कर इग्नोर कर रहा था, डाटा वैल्यूज सारी नहीं दिखाता था, ये सब दिखाता है क्योंकि है भी स्मॉल डाटा सेट्स के लिए, और तमाम वैल्यूज दिखाता है, पूरा डाटा कोई इग्नोर नहीं करता। कंटेन्स ऑल द डाटा वैल्यूज एंड सो द रेंज, द मीडियन, द क्वार्टाइल्स कैन बी इजीली फाउंड। इट शोज द स्प्रेड ऑफ द डाटा सेट एज रेंज एंड इंटरक्वार्टर रेंज कैन बी इजीली फाउंड। ये अलग अलग हैं, कुछ रिपीट भी आपको लगेंगे लेकिन अलग अलग लिखे हुए हैं, मार्किंग स्कीम में अलग अलग होते हैं, और डाटा पूरा क्योंकि तमाम डाटा वैल्यूज है तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आराम से निकल सकता है। और डिसएडवांटेज क्या है? इट इज इनअप्रोप्रिएट टू यूज a stem leaf diagram when the data set is larger, as in that case it would be very tedious to draw such a diagram and it can look confusing because of it containing so much information। बहुत इंफॉर्मेशन की वजह से कंफ्यूजिंग लगना शुरू हो जाता है, इसलिए स्मॉल डाटा सेट्स के लिए तो अच्छा है, लार्ज के लिए अच्छा नहीं है। सिंपल से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेम लीफ डायग्राम को हमने मुकम्मल कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, अगली क्लास तक इसको मुकम्मल करके लाइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।